आपको वन बाय वन कुछ बातें रखूंगा और अपने माइंडसेट में अपने अपने लेवल पे आप अपने तैयारी करके उसमें इनपुट देंगे। पूरे संसद का लवोलवाज जो भी है वहां हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपको लगे कि नहीं ये लाइन तो बड़ी गलत हुई है या ये लाइन हमें ये होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से है। 10 तारीख को जो है, इसके पहले की संसद हम वर्ण करने से 10 मार्च से जो दूसरा सेशन बैठा, उसकी लोकसभा की कार्रवाई में पहले मणिपुर का बजट रखा गया, उसकी आगे बात आएगी, बजट रख दिया गया, पहले ये रखते हैं डॉक्यूमेंट, और फिर क्वेश्चन और शुरू हुआ नहीं, एक फिर रखा गया, एक डॉक्यूमेंट और रखा जाए, और सहकारी यूनिवर्सिटी तिरभवन के नाम से जो है वो रखी गई। तो सहकारी की यूनिवर्सिटी खुल रही है, वहां ये पूछा गया कि भाई क्या क्या होगा, तो कहा एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, डिप्लोमा कोर्स होगा, डिग्री कोर्स होगा, स्टेट जो है इनकी कोऑपरेटिव के साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे, इनको एफिलिएट करेंगे, यहाँ जो कोर्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में उनको इनसे जोड़ेंगे, और ये यूनिवर्सिटी अपने आप में यूनिक होगी। और ये गुजरात में इन्होंने इसका सेटअप खड़ा किया है, सहकारियों, अमित शाह जी इसके हैं ही। तो इसके कोर्सेज हैं, हम अपने बच्चों को भी कह सकते हैं कि भाई आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इधर घुसिए। ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम ये होता है कि संसद पारित करती है उस बिल को, ये अपने ध्यान होने की बात है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी संसद पारित करने के बाद में कुछ इन्होंने कानून ऐसे बदले कि यूनिवर्सिटी पे कब्जा इन्होंने अपने आरएसएस और उस लॉबी का करवा दिया। अब इसमें भी होगा तो होगा, लेकिन हमें तो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और ये लेना है। और आने वाला वक्त जो है सहकारी के मामले में आ रहा है, गांव से पूरा इसमें ढांचा खड़ा होगा, ऑफिशियल कैडर के लोग इससे निकलेंगे और हमें इस सही समय पे रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन आवर शुरू होता है 10 तारीख को, जिसमें पीएम श्री की एक योजना है। पीएम श्री का मतलब होता है कि ऐसी स्कूलें चूज करते हैं ये लोग जिसके अंदर वैज्ञानिक तर्क पर इनोवेशन और इस तरह की व्यवस्था का ढांचा खड़ा करते हैं ये। तो वहां पहले 10,000 इन्होंने पीएम श्री की स्कूलें ली, तो अन्नापल्ली करके आंध्र प्रदेश का ये आया, तो यहाँ करके बाद में इन्होंने कहा कि हमने 50,000 का कर दिया। तो पूछताछ ये हुई भाई आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसमें भाषा विवाद खड़ा हो गया। स्टालिन ने कहा कि ये तुम दुकान जो है जमा रहे हो, इसमें करके हल्ला हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम के अंदर काफी आधा घंटा तक संसद रही, थोड़ी ऑफ भी रही है। इसके बाद में वापिस जमे ये। बाद में ये आया कि पुरातत्व स्थल है उनकी सुरक्षा के मामले में इन्होंने मुद्दा उठाया कि साहब ये ऐसे मस्जिदें तोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा कर रहे हैं, इनका क्या ढांचा है। तो मंत्री का कोई खास जवाब नहीं था कि हम ध्यान रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, गोलमाल जवाब था। फिर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन एएसआई, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अंदर आदमी जो है ना वो सर्वे करने के, मस्जिद के नीचे वो मंदिर ढूंढने वाली जो कथा है ना, उसके अंदर इनके पास आदमी तो है नहीं, ये यूं ही वकीलों को और इनको भेज देते हैं, जाओ ढूंढो मस्जिद है क्या। उन्होंने कहा यार कोई आदमी भेजो, ऐसा ही कि आपके पास स्टाफ ही नहीं है, 40% वैकेंसी पड़ी है, आप यूं ही जबरदस्ती मस्जिदें ढूंढ रहे हो। तो इन्होंने एक दुकानदारी खड़ी कर दी, तो चल रही है। अब मैं इसलिए एक शॉर्ट में आपको ये कर रहा हूं कि देश के अंदर कौन सी हलचलें हो रही है, क्या है। फिर मणिपुर का सप्लीमेंट्री डिमांड रखी गई। मणिपुर वालों में इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई वो आगे आ जाएगा, फिर मैं मणिपुर को रखा गया, बस यहाँ तक ही है। फिर सौगत राय ने हरियाणा के वोटर जो हैं वो पूरे हरियाणा के जितने वोटर हैं उनको बंगाल में ठोक दिया। जैसे इन्होंने हिमाचल प्रदेश के वोटर को वहां 48 लाख को वहां बुक किया था, ऐसे तो अब क्या है, अंदर से सर्वे होनी शुरू हुई है। तो नाम पता किया कि वो हरियाणा में भी नाम लिखा हुआ है और बंगाल में भी नाम लिख दिया। तो हरियाणा के लोगों के नाम बंगाल में ऐड कर दिए, हिमाचल प्रदेश के मध्य प्रदेश में कर दिए। इनके एवज में इनके पहले से गुर्गे फिट कर दिए कि तुम इसकी जगह नाम करोगे, वो ऐसा करके ढांचा हुआ। तो ये इसका हा हुल्ला हुआ। फिर एक मुद्दा आया कि फसल बीमा के महाराष्ट्र का मुद्दा आया कि फसल बीमा के पैसे किसानों के नाम से कुछ नेता लगे वहां महाराष्ट्र के, तो 5 गांवों के पैसे पूरे उठा के डकार गए। वो पता नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट वो बेनिफिट वो आएंगे, डायरेक्ट खाते में आएंगे, पता नहीं कैसे खाते में आए नहीं आए। उन्होंने कहा भाई ये क्या व्यवस्था हुई, 5-7 गांवों के आपने तो खुद ने ही पैसे डकार लिए। तो कहा जांच करवा देंगे। ये मोटी मोटी बात इसमें राज्यसभा में हुई। फिर आ गया एक बिल
रेलवे का अमेंडमेंट बिल आया 2024, 1924 में रेलवे बनी थी, 1916 तक अलग से बजट आ रहा था, कर्मचारी भर्ती भी हो रहे थे, दुर्घटना का फंड बना हुआ था पहले, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। एक इसमें नई बात है जिसको अपने को जानकारी होनी चाहिए, यात्रियों के लिए हवाई जहाज के अंदर कोडिफाइड सिस्टम है कि जैसे लेट हो जाएगी तो उनको होटल में रखा जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, ऐसे कोडिफाइड कर रखा है इन्होंने। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं, यदि उनको तकलीफ होती है तो क्या सुविधाएं मिलेगी, ऐसा रेलवे में क्यों नहीं है? रेलवे में होना चाहिए। कई बार इसका संसद में निर्णय भी हुआ कि हाँ ये कोडिफाइड होना, जैसे रेल लेट आ रही है तो आपने क्या प्रबंध किया उनका रुकने का? जैसे आप कई बार 5 घंटे लेट हो गई ट्रेन, तो उनको रुकने के लिए क्या उस प्लेटफार्म पे पड़े हैं लोग, तो कोडिफाइड नहीं है। ये एक नई बात इस संसद में मुझे सुनने को मिली। फिर इन्होंने रेलवे के अंदर बिल जो है ये कर रहा है कि रेलवे का जो बोर्ड था ना उसका एक अलग बिल था और रेलवे का ढांचा अलग था, वो इंजीनियर्स वगैरह उनकी अलग था, तो इन दोनों को अलग कर नहीं मिक्स कर दिया। मिक्स करके चाबी अपने हाथ में ले ली, इनकी भर्ती प्रक्रिया, इनकी पेंशन और इनका जो भी प्रमोशन है जो हम लेंगे, तो यानी रेलवे बोर्ड को इन्होंने कंट्रोल किया है। रेलवे बोर्ड जमीन को एक्वायर करने में टांग रखता है। एक्शन वगैरह, चीफ इंजीनियर वगैरह जो है ना, इंजीनियरिंग लाइन रेलवे में काफी पावरफुल लाइन होती है स्टोर के हिसाब से और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बाकी रेलवे तो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेलिंग का सिग्नल सिस्टम है जिसमें कौन सी गाड़ी किधर जाएगी, वो सिस्टम एक अलग है जिसमें प्लेटफॉर्म का इनका है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइड बहुत भारी होती है रेलवे की। और पहले जॉब के अंदर नंबर यूपीएससी के कलेक्टर बनने के पहले रेलवे का बनता था। मेरे एक मित्र हैं आशीष चौधरी है, उनको तो चॉइस होती थी। यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ लड़का भी रेलवे की नौकरी जो टॉप 5 होती थी पोस्ट, उसके अंदर जाने की सोचता था, तो उसको इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था कि ये जमीन वमीन कार उनके पास में बड़ा पावर था, उसको उन्होंने ढांचा ले लिया। अब राज्यसभा पे आते हैं। राज्यसभा में मणिपुर का 356 लगा दिया, आप लोगों को पता ही है, हल्ला हुआ, बाइकाट हुआ और इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ये बात छिड़ी कि ऑफशोर माइनिंग जो है, ये कहा कि यार तुमने एक बिल पास हमें बाहर निकाल दिया, पिछले बारे में करके हमें सबको बाहर निकाल दिया 122 सांसदों को, और ऑफशोर की माइनिंग के लिए आपने एक बिल बना दिया। अब तुम खोद रहे हो और 2 नंबर का माल जो है तस्करी के अंदर वो कर रहे हो, तो ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र के तट के पास में माइनिंग जो भी होती है, ये जो भी मिलते हैं उनके लिए ये था। फिर नर्मदा संकट में है, इसका भी मुद्दा उठा। फंड मेट्रो के लिए तमिलनाडु को नहीं दिया गया, इसका भी मुद्दा उठा। सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन के मामले में भी मुद्दा उठा। जो तो ये जो सवाल है, फिर भूजल के मामले में उठा, लेकिन अब इसमें आप भूजल वाले में मामले बन रहा है कि एक रिपोर्ट बनाई इंडिया गवर्नमेंट ने। इंडिया गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई, जेजेएम योजना है, जल जीवन मिशन की जो योजना है, उससे औरतों को स्वास्थ्य में इतने प्रतिशत सुधार हो गया। मैं भी उस रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़े तो हो कैसे गया कि इतने दूर से पानी लाती थी, वो थक जाती थी, उसकी बॉडी में ये हो जाते थे, वो हो जाते थे। इस तरीके का बना करके इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि जल जीवन मिशन से घर नल पानी घर में हमने पहुंचाने से इतना बड़ा हमें फायदा हो गया। तो जबकि मुद्दा ये छिड़ा था कि वो फायदा स्वास्थ्य का तो हुआ सो हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का कितना हुआ वो तो बता दो। इसमें ये गोलमाल अपना जवाब देते हैं। फिर आर्सेनिक की बात आई कि आर्सेनिक से नहीं मौतें रुक गई, इतनी औरतें मरने से बच गई। पहले इतनी मरती थी पानी लाने से, अब मर नहीं रही है। अजीब अजीब तरीके की संसद चलती है। हम इसके नागरिक हैं तो हमें इन बातों को सुनना चाहिए कि यार क्या मतलब हुआ, कैसे रिपोर्ट बन जाती है, कैसे मरने को पता नहीं कैसे मरी होगी वो। लेकिन इनका वहां पे संसद में बाकायदा रिकॉर्डिंग के डेटा है, ये रिकॉर्ड में ये बोलते हैं कि मौतें रुक गई जेजेएम से, कुछ परसेंटेज दी है। विमान के पुर्जों का घरेलू निर्माण के मामले में कोई इनका कोई ज्यादा जवाब वबाब नहीं। एक बिल फिर आया साहब, लेडिंग बिल। लेडिंग का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर जो ये लदान होता है ना, क्योंकि समुद्र का पूरा तट जो है वो अडानी के पास में है। तो पहले मैंने एक बार आप लोगों को वर्णन किया था कि एक सिग्नल होता है, उस सिग्नल के लिए ये बिल लाए थे जिससे दूर से जहाज आए और वो चमक। आजकल वो चीजें आने लग गई तो उसमें वो हुआ। इसी तरह से ये क्या है कि जहाज का लदान करने के लिए जो है वो
1856 का कोई एक्ट था जिसे बदलना करके और इस तरीके से इन्होंने बदलाव कर दिया कि फिर ये बात ऊपर के आई कि भाई आप ये बदल तो रहे हो, लेकिन इसमें तुमने ये तो नहीं लिखा कि इसमें लदान करने वाले लेबर का इनका क्या हालचाल होगा, इनकी तनख्वाह या रेगुलर मर्चेंट नेवी में कुछ काम कर रहे हैं वहां वो सड़ रहे हैं, मतलब लेबर टाइप, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रो कॉर्पोरेट यानी लदान करने के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उस मामले में इस बिल में लाए और बहस हुई और बिल पास हो गया। इसमें भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसमें टांग थी, तो उसके पावर को कम कर दिया और प्राइवेट के पावर को दे दिया। अब मतलब कुल मिलाकर के ये एक देश का ढांचा समुद्र तट पूरा जो इंटरनेशनल सेटअप से जुड़ा हुआ है, वहां पे वो कुछ मामला इस तरीके से हुआ तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठा कि भाई तुम कभी मात खाओगे और ये बहुत बड़ा जो है तुम एक व्यक्ति को इस तरह से दे रहे हो, देश के अंदर ये दिशा गलत नहीं है। लेकिन अब जो भी है इनका शासन है और चलता है। फिर ये चली थी कि भाई हम जो है तुम लोग इसको दे जाओगे लदान के लिए, तो एक कोई जहाज चली थी यहाँ से इधर, वो 25 लाख रुपए का किराया था और वो जाके पटना में फंस गई गंगा मेहर के। इस तरीके से आप क्या इसको कर रहे हो और क्या नहीं है, इससे कोई ज्यादा हुआ नहीं। अब 11 तारीख का 10 तारीख के बाद में 4 दिन का है, तो 11 तारीख को इन्होंने फिर वही जो कल रखा था यूनिवर्सिटी वाला उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सिटी फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। 6 जुलाई 2021 को सहकार मंत्रालय बना, अमित शाह जी उसके बने, 4 साल हो गए। तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री हम देंगे 20.58 लाख लोगों को, हम ये डिग्री डिप्लोमा और ये देंगे, ये इन्होंने तय किया। त्रिभुवन पटेल कोई है, त्रिभुवन कोई गुजरात का ही आदमी है, कोई इसके नाम से ये कर रहे हैं। 30 सेक्टर हैं कोऑपरेटिव के जिसके अंदर ये कोर्सेज चालू करेंगे, तो ये अपने ध्यान में होने की बात थी। फिर आया मनरेगा का, रूरल जॉब सीकर में। मनरेगा के मामले में देखो, ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो दुनिया मांगती है तो जॉब दिया जाता है, ऐसे बजट नहीं होता, मतलब आप मांगोगे तो देना पड़ेगा, ऐसा कानून है। मतलब ये जॉब आपको देने की गारंटी है। ये मांगना कैसे है कि एक फार्म नंबर 6 होता है जिसको भरना पड़ता है हर व्यक्ति को कि मुझे काम चाहिए। अब वो काम चाहिए का मतलब क्या कि काम, अब ये जो है घंटियां धर्मेंद्र जी साढ़े सुबह से शाम तक, ये मेरे भी एक बीमारी लग चुकी है 2-4 दिन से, लेकिन जो भी है चलो इस टॉपिक को बाद में कभी डिस्कस करेंगे। धर्मेंद्र जी हम करते रहते हैं, 2 फोन यूं कुछ नहीं करते रहते हैं ये। तो अब कोई व्यक्ति नरेगा में कानून है जॉब देने का, जो व्यक्ति जहां रहता है 5 किलोमीटर की रेडियस में देने का है, और उसके अंदर गारंटी है उसको 100 दिन के लिए, और फार्म नंबर 6 भरकर उसकी तारीख लेनी पड़ती है ताकि 15 दिन के अंदर अंदर काम उसको अवेलेबल करवाया जाए। इसमें विडम्बना यह है कि जिस आदमी को हम फार्म नंबर 6 भर के देते हैं उसमें तारीख नहीं लगाते, तारीख वो अपनी लगाता खुद की और बाद में लगाता, 15 दिन प्लस होते रहते हैं ऐसे। तो इस तरीके से जो है जॉब सीकर जो योजना है कि ये आप जो बेरोजगारी है इसको खत्म कर चुके हो, इस स्थिति पे ये नरेगा पे बात चली। नेपाल सिंह जी नमस्कार। फिर पीएम किसान का जन निधि के ऊपर के 6 वर्ष पूरे हो गए, 22,000 रुपए हमने बांट दिए, 9 करोड़ किसानों को बांट दिए। दूसरा फिर मामला चला टूरिज्म एंड ट्राइबल डेवलपमेंट के अंदर, सांसद कुछ कूके साहब हमें इसमें संसद में बैठा दे रहे। दिशा की समिति है, जिस समिति के अंदर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का कलेक्टर उसका इंचार्ज होता है, सांसद उसमें विपक्ष के सांसदों को लिफ्ट नहीं दी जाती, इसलिए इन्होंने कुछ हल्ला गल्ला किया। एक योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग जन पेंशन योजना, जिसमें इन्होंने पहले तो संख्या ही हटा दी, संख्या हटाने के बाद में धीरे धीरे, क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम था इसलिए कह कर इन्होंने कह दिया कि ये राज्य करे अपने लेवल में, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, राज्य नहीं कर रहे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने। तो बीजेपी के राज्य हैं तो वो करते नहीं है इस हिसाब से। अब 11 का ही फिर जो है राज्यसभा है तो उसको एलओपी को खड़गे को बोलने नहीं दिया, वो आउल्ला हुआ थोड़े बहुत दौर के लिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपसे ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में एक योजना है भारत सरकार की जो आयुष्मान के नाम से चल रही है। इन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग दुकानदारी, जैसे गहलोत ने यहाँ 25 लाख वाली कर दी, इसी तरह से बंगाल वालों ने अलग कर दी, दिल्ली वालों ने कुछ अपने तरीके से, जो केजरीवाल था उस टाइम, अपने कुछ नाम बदल बदल करके स्वास्थ्य सेवाओं को उन्होंने बैनर दे दिया। अब पैसा चूंकि जीएसटी का सेंटर के पास है, वो अपने तरीके से देना नहीं चाहता। इन सारी परिस्थितियों में हल्ला होता है कि भाई तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। वो कह रहे हैं कि भाई पहले मोदी की फोटो लगाओ, और फोटो लगाने के बाद में जो है आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लो और हम ऑडिट करेंगे। ऑडिट के अंदर ऐसी कुचरनी करते हैं, वो को फाइल उनकी अटक जाती है और वो स्वास्थ्य के पैसे इनको मिलते नहीं है। तो राज्य स्वास्थ्य के मामले में फंस पड़ता है। फिर कोई छोटी मोटी बात होती है तो कहते हैं राज्य का विषय है स्वास्थ्य, हम तो कर रहे हैं तो ठीक है, साइड में कर रहे हैं हम, आप करो अपने लेवल पे। अब करो क्या, तुम्हें पैसे भेज दिए जीएसटी में तो पैसे दे मेरे को तब करूं। ऐसा विवाद जनरली चलता ही रहता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एनआरएचएम का जो है उसके अंदर उन्होंने कहा देखो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है आपका। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तब मिलता है कि ये सारे पैरामीटर्स हों आपके, वहां पे फोटो थी, उनका ये था, वो था, नाम ये था। अब ये नाम बदल देते हैं बंगाल वाले और इसमें बड़ा हा हुल्ला करते हैं। उन्होंने काफी युद्ध, उन्होंने कहा। फिर आया महंगाई का, इनकम का जो है स्टेगनेशन है, यानी इकोनॉमी की जो इनइक्वलिटी है, उसके ऊपर भी एक टॉपिक आया। उसमें कांग्रेस वाले ने पूछा कि देखो तुम जो इनइक्वलिटी की बात कर रहे हो ना, वो 4 पैरामीटर पे बढ़ाओ, तुमने अपनी खोल ली, यानी गोल पोस्ट चेंज करने का मतलब नहीं रखता। इनइक्वलिटी किसको कहेंगे, इसके लिए 4 पैरामीटर इंटरनेशनल लेवल, उन पे बात करो आप। ये नई बात कर देते हैं कि ये नहीं, इनइक्वलिटी कुछ नहीं, तुम्हारे पास भी ठीक है पैसा, तुम्हारे पास भी ठीक है। इस तरीके से देश के अंदर ये बातें चलती है। सौर ऊर्जा के मामले में देश में कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, इसके ऊपर काफी कुछ मंत्री लंबा चौड़ा भाषण दे गया, लेकिन लैंड प्रॉब्लम रही। लैंड प्रॉब्लम में ये रहा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं हिली एरिया, उनके अंदर खंबे लग करके एलिवेटेड सोलर लगाने का सिस्टम है। तो मैंने भी यहाँ कुछ बिश्नोई हड़ताल पे बैठे हैं राजस्थान में भी, तो उनको भी मैंने कहा यार आप लोग भी कर लो, नीचे जमीन काम आ जाए, पोल खड़ा कर दो, विंड वाला जो खड़ा, उसी तरह से सोलर वाला ऊपर ले जाओ, भाई वहां से तार नीचे लाके बिजली दे दो। अब आप इसको जमीन पे 1.5-2 फुट पे कर रहे हो, तो न तो पशु चर पा रहे हैं उसमें सोलर वाले सिस्टम में, न कोई और हो रहा है, तो पोल खड़े हो जाते हैं और वहां पे यदि प्लेटें लग जाती है ऊपर तो वो बिजली पैदा कर ले। अब ये यहाँ पे जमीन ले रहे हैं राजस्थान, इसका में बड़ा भारी इसमें राजस्थान में चल रहा है। वेस्टर्न राजस्थान में इन्होंने जमीन बहुत हथिया ली, करीब करीब 40% जमीन के ऊपर सोलर का ये जमावड़ा, उधर बाड़मेर की बेल्ट में उधर लेकर के इन्होंने जमीनें लीज पे ले लुआ करके कर ली। तो 6 शेड्यूल जो है आदिवासियों वाली, उन्होंने कहा यार ये बांसवाड़ा डूंगर पर तुम किसी को पूछ ही नहीं रहे, प्लेटें ठोक रहे हो, ये क्या तरीका हुआ। 6 शेड्यूल के अंदर हमारी व्यवस्था है, पैसा का हमारा कानून बना हुआ है, हमारी ग्राम सभा हो गई, हमें पूछ के लगाओ, लेकिन कोई पूछना धरना कुछ नहीं, और सोलर की विकास हमारे देश में चल रहा है। फिर गुजरात में आयुष का सबसे बड़ा कोई ढांचा खड़ा कर रहे हैं, ये सहकारिता है। इसके बाद में है वो एक इसका पुलिस का भी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट गुजरात में गए हैं, करीब 6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इंडिया के नंबर 1 के इंस्टीट्यूट हैं, और ये जीतते काशी से वाराणसी से हैं, लेकिन काम यहाँ करते हैं। सेमीकंडक्टर के 2 प्लांट वहां लग रहे हैं। गुजरात अपने आप में कुछ अलग, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से डेवलप कर रहा है। तो ये तो विकसित भारत के लिए आयुर्वेद की जरूरत है, और ये हम। फिर शिक्षा मंत्रालय पे चर्चा हुई, 6 घंटे चली, और शिक्षा मंत्रालय का मोटा मोटा सा वही है कि भाषा का विवाद। पूरे 6 दिन जो संसद चली, 5 दिन की संसद में भाषा विवाद रहा। अब आपको न्यूज के मार्फत भी पता लग गया होगा, रुपए का जो नाम ऐसे आर करके वो था, वो स्टालिन ने हटा दिया कि मैं ऐसे लिखता ही नहीं, चल भाग ये मैं आर रुपया नहीं लिखता, मैं तो मेरे भाषा में लिखूंगा, तमिल में। अब ये देश की एक समस्या हमारे सामने है। फिर 12 तारीख को चलते हैं। 12 तारीख में एक बिल आया, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025।
ये नेपाल सिंह जी, आप ये बिल आ रहा है, इसको गूगल करके पढ़ना। इसके अंदर मनीष तिवारी ने विरोध किया था कि आप संविधान विरोधी ये बिल ला रहे हो आप, और इस तरीके से लोग आएंगे जाएंगे तो कैसे क्या करके इन्होंने कुछ बदलाव किया है। इसकी बेस अभी जारी, इंट्रोडक्शन हुआ है, इसकी बेस अभी होगी। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि बिल रखा जाता है, फिर बाद में तय होता है कि भाई स्टैंडिंग कमेटी को और इनको भेजें या पास करें। तो एंटर तो हो गया, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 हुआ है। अब ये आप, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि ये हमें जानकारी भी कभी शेयर करना, आप नहीं हो तो व्हाट्सएप वगैरह में, और मैं भी कोशिश तो करूंगा ही इसमें अपने ला बेस के हिसाब से कि विदेश में आने जाने के लिए इमिग्रेशन केयर, वीजा केयर, जो भी कानून कायदे इसमें ये लोग कुछ बदलाव कर रहे हैं। तो ये कोई 4 एक्ट है हमारे यहाँ, उनमें बदलाव कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया। फिर मणिपुर पे बजट पे चर्चा शुरू हुई तो 216 एक रूल है इनका, उसमें इन्होंने ये कहा कि भाई आप मणिपुर को स्पष्ट करो कि राष्ट्रपति शासन आपने लगा दिया तो वहां की विधानसभा है या नहीं है। या तो विधानसभा को भंग कर दो तो 6 महीने में चुनाव होंगे, विधानसभा भी आप कायम रख रहे हो, राष्ट्रपति लगा रहे हो और बजट कर रहे हो, तो विधानसभा से बजट करवा लो ना पास। बैठे हैं ना वो लोग, तो उनको देने के बजाय बजट आप क्यों पास कर रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां पड़ी है कि मणिपुर का बिल यहां पास करने का औचित्य क्या है? ये 216 के रूल पे इन्होंने मुद्दा उठाया और वो सीतारमन भी बिफर गई पूरी के प्रधानमंत्री के बारे में आपने कह दिया ना, हा हु काफी घंटे भर इनकी ये माता पोड़ी ट्रंप का टेरिफ, और गौरव गोगोई को सुनना, इसने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई कि तुम कुछ नहीं ये फालतू की बातें करते हो और तुम वहां मुंह लटका के आए वहां ट्रंप के सामने। इस तरीके से इस बिल के ऊपर वो के पास तो हो ही जाता है, बहुमत है इनका इस तरीके से। फिर टी गार्डन के बारे में आया कि ये टी गार्डन भी ये क्या कर रहे हैं कि हर चीज पे अपना एक कब्जा जता रहे हैं, उनकी यूनियन के मार्फत और उनके लेबर के मार्फत, और उनका सारा चेहरा जैसे क्लस्टर बाकी बन रहे हैं, तो टी गार्डन का भी एक क्लस्टर फॉर्म में लगभग ढांचा उसमें बनने का है जो बनने हैं। तो बजट पास हो गया, विपक्ष ने बाइकाट कर लिया। फिर राज्यसभा के अंदर हम चलें तो कोयला के अंदर ये एक जानकारी जो है, इंजीनियर साथी आप तेल में है नेपाल सिंह जी, लेकिन कोयले में एक बात ऊपर करके आई कि कोयले का जो है राजस्थान में लिग्नाइट है। इसने उठाया, बेनीवाल ने कुछ दिन उठाया, उमेदा राम ने जो बाड़मेर जैसलमेर का है, तो उसने कहा भाई यहाँ हमारे ये खाने हैं, इसमें तो कहा 7 खाने हैं, तुम्हारी कुछ प्राइवेट की है कुछ स्टेट की है, वो है, लेकिन ये कोयले की नहीं है। अब कोयले की नहीं है तो लिग्नाइट कोयला नहीं है क्या? नहीं है तो इसको उपयोग कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन खोद रहा है, क्या खोद रहा है? इसमें खानों के अंदर जो दुर्घटनाओं का मामला था ये इसमें टाल टूल गए। फिर बात आई ई श्रम के नाम से, इन्होंने जब कोरोना आया था तो राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तौर पे बताया, तो पूछा तो कहा कि ये राज्य सरकार का काम है। तो कहा भाई राज्य सरकार का कैसे, बिल तुमने बनाया, राज्य सरकार का कैसे? तुमने तो राशन कार्ड पूरे देश के लिए एक लागू किया। कि राज्य सरकार का इसलिए है कि हमने राज्यों को कहा कि तुम्हारे यहाँ बताओ कितने आदमी आए, तो 74% डेटा ही हमारे पास आए, बाकी आए नहीं, तो डेटा आएंगे तो भेज देंगे राशन, बाकी क्या भेजे, यूं करके ये चला। फिर एक अटल ट्रिंकलिंग लैब जो है ये खुली है, जो पहले मैंने जैसे स्कूलों की कई 50 दिन, उस लेबोरेटरी के बारे में भी बात आई कि बजट क्या है क्या नहीं। बजट तो कुछ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बनाया उसने। सौर ऊर्जा के ऊपर भी मनीष तिवारी का जवाब हुआ, जब इसने सवाल पूछा तो बड़ी नारेबाजी हुई, रहा उल्ला हुआ, कोई जवाब नहीं दिया। अब नेपाल सिंह जी आपके लिए स्पेशल बिल है ये बिल इसलिए है कि ऑयल फील्ड का रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो यहाँ पे पास हुआ है। ऑयल फील्ड के अंदर हमने पहले माइनिंग के मामले में बड़े बदलाव कर लिए थे, कुछ हम खड्डे खोद लेंगे, वो कर देंगे, पहले कुछ बैन थे ना इस तरीके के, वो सारे करके अब ऑयल फील्ड का जो रेगुलेशन और डेवलपमेंट के अमेंडमेंट के अंदर इस बिल में भी काफी कुछ बदलाव हुआ कि मोनोपोली एक कंपनी की बजाय जो तेल का मामला है जहां जहां भी है उस स्थिति पे ये करके हुआ, जिसमें क्रिटिकल मिनरल हैं 24 हमारे यहाँ, तो उनके ऊपर भी जो है ये बात उभर करके आई कि क्रिटिकल मिनरलों को भी हम खोदेंगे करेंगे इस तरीके से।
बात आई। अब एक मोटा, दो बच रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं बन रहा। एक ये रूपचंद जी के लिए मैं बोल रहा हूं, इनको मैंने कहा भी था कि आप थोड़ा इस पे अपने कमेंट करना अपने अपने टॉपिक के हिसाब से। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया में, और वो प्रोजेक्ट साउथ एशिया और इधर चाइना और इधर करके वो साइड से एक सिंगापुर जाता है वो रास्ता, उस रास्ते से सारे बोट निकले हैं। तो 4 तरह के वहां पे काम होने हैं। एक तो टाउनशिप बनेगी, एक बंदरगाह बनेगा जो जिसको कुछ नाम दिया है कि यानी बड़ा जहाज आएगा, वो अनलोड होगा, छोटे छोटे जहाजों से फिर जाकर के वो अलग अलग देशों को जाएगा। इस तरीके की एक व्यवस्था करेंगे हम। और तो इन्होंने जो एनवायरमेंट के लोग थे उन्होंने कहा यार आप पूरा एनवायरमेंट खत्म कर रहे हो, जीव जंतु खत्म कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा हमें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, इसमें अमेरिका की टांग है, जो रूपचंद जी थोड़ा इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। फिर आंगनवाड़ी की सेवाओं का लैंगिक आधार पर हिस्सा, और ये कोई ज्यादा नीट जो है इसका पेपर के ऊपर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में भी बात हुई। जब गाय गले में बनती है तो राज्य का विषय है, वरना गाय हमारा विषय है, ये करके अपना। और फिर मुद्दा आया एक और जो विशेष हमें ध्यान रखने की बात है कि सांसदों ने मुद्दा उठाया कि भाई रीजनल डिस्पैरिटी है इन स्किल डेवलपमेंट में। स्किल डेवलपमेंट का ढांचा इन्होंने क्या किया कि इनको सौंप दिया इंडस्ट्री वालों को। अब कई जगह जैसे बाड़मेर जैसलमेर में आपको 50 किलोमीटर में कोई इंडस्ट्री नहीं, तो वहां का बच्चा क्या करे, स्किल जाने के लिए कहाँ जाए अब स्किल। बाकी जगह इंडस्ट्री जुड़ी जुड़ी बैठी है, जैसे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात के कुछ पोर्ट्स है, कुछ ऐसे जैसे नोएडा है, इधर गुड़गांव यहाँ। तो ये जो है ये डिस्पैरिटी है। तो इन्होंने ये जवाब दिया कि देखो हमने एमयू कर रखा है वो इंडस्ट्री के साथ में, और इंडस्ट्री वाले आपको लगाएंगे, आप इंडस्ट्री छांट लो और हम आपको 5,000 रुपए की जो इंटर्नशिप है वो दे देंगे, भाग जाओ और आप सीखो काम, स्किल बन जाओ। स्किल में आप पूरे नहीं पढ़ पाते हो तो री स्किल में आ जाओ, री स्किल में भी पार नहीं पड़ो तो फिर अप स्किल के लिए अपने आप में चूज करो भी मुझे ये लाइन पकड़नी है। आप इस तरीके से राउंड काटते रहो। और वो जो फैक्ट्रियों के पहले यूनिवर्सिटियों में होता था ये, तो यूनिवर्सिटियों से छीन करके इन्होंने इस ढांचे को यहाँ दे दिया। तो अब मैं अपनी वाणी को यही, क्योंकि संसद के 500 दिन की कार्रवाई वो में जो भी हुई जिस तरीके से हुई, मैंने कई घटनाओं का वर्णन किया हर बात के लिए। तो मैं पहले रूपचंद जी आप जुड़े हुए हैं शायद, और नेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको, और सोलाल जी भी शायद जुड़े हुए हैं, और नेपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम इन साथियों से अलग अलग तरीके के टॉपिक जैसे मैंने किया तो अपने अपनी चॉइस के हिसाब से माइनिंग ऑयल फील्ड वगैरह पे वो अपनी बात रखेंगे। तो आप ये जो निकोबार का प्रोजेक्ट है रूपचंद जी, इस पे अपनी बात को रख दो। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट जो है वो है। तो क्या है क्या नहीं है, इस पे हम कहाँ क्या सोचते हैं, अच्छा है, भारत बड़ा मान बनेगा, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट के बारे में रूपचंद जी आप अपनी टिप्पणी रखो, ताकि फिर मैं नेपाल सिंह जी को लेता हूं। रूपचंद जी। सब साथियों को नमस्कार। अपना जो देखने का दृष्टिकोण है वो ये नजर आता है मुझे अंडमान निकोबार का कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल अमेरिका की गोदी में बैठ गए जाकर के। उनका जो प्रपोजल है कि अगर अंडमान निकोबार में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें सी पोर्ट भी हो, एयरपोर्ट भी और फाइटर भी हो, जब इन चीज़ों का बनाना हो तो फिर वहाँ पर एक बिजनेस भी होगा जो अमेरिका की कोलैबोरेशन से वहाँ बनेगा, कि ताकि आने जाने वाले चाइना का जो मेन है क्वाड बना हुआ है, सारी जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो मिलिट्री एक्टिविटी है या चाइना की खास कर, उस पर वो अमेरिका नजर रखना चाहता है थ्रू इंडिया। एक बात तो ये है। अब उसमें मेन ट्रेंड इनका यह है कि वो हर जगह प्राइवेटाइजेशन नंबर 1 कर रहे हैं, चाहे वो पोर्ट देने में हो, चाहे वो एयरपोर्ट देने में हो, चाहे वो माइनिंग में हो, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे पावर में हो,
उनके लिए एक पुरानी कहावत है, अमेरिका के सारी दुनिया के तभी जोर हुआ भाई एक तरफ। तो जहां पर ये है कि सारा भारत और सारा संविधान और सारी पार्लियामेंट एक तरफ, और अपने दो अलिगार्क जो है ना वो एक तरफ। उनके लिए अब संविधान को कैसे मॉडिफाई करना, आपने कैसे वायलेट करना है, कैसे को करना है, ये इसमें कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जब आपका जो स्टैंड पॉइंट जो है वो दो आदमी के प्रति वफादार है, तो इसका मतलब आप इंडिविजुअल के प्रति लॉयल हैं, ना कि एक सिस्टम के प्रति। सिस्टम की लॉयल्टी मतलब कैपिटलिज्म है वर्ल्ड में, ठीक है बात। तो हर पार्टी कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है और वो तकरीबन हर जगह इक्वली करती है सपोर्ट। उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि डिफेंस वाले को कितना देना है, टेक्सटाइल वाले को देना, मगर किसी से मुंह नहीं मोड़ती। अगर इंडिया का पोजीशन ये बन गई है कि ये सिर्फ दो पर ही खड़े हैं आकर के। उसमें एक हंसी वाली बात ये भी कह सकते हैं हम, एक तो वहां ये आ गया, उधर से अपना ये जो है अपना उसका जो अपना रहा है वो टैरिफ वाला, उसके रिस्पॉन्ड में अदर कंट्री जवाब दे रहे हैं, पर इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आगे इनकी इकानमी जो है वो उसका स्टेटस ये आया है कि 1 अरब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, पहली बात। 10% हैं जो ऑलरेडी सफिशिएंट हो चुके हैं, वो सिर्फ खाने पीने की चीजें डेली लेते हैं, बाकी उनके पास बहुत सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। और बाकी बची मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये मुद्दा थोड़ा डिरेल कर रहा है अपना। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भारत का जो भी प्रधानमंत्री है वो दो के लिए कर रहा है, या अमेरिका का? अमेरिका जब यहाँ आएगा तो अडानी कहाँ जाएगा? अडानी को ये पहले ही वहां अपना मुकदमा लगा करके कर रहे हैं। तो हमारा डिफेंस जो है, हमारी पूरी जो चाइना के साथ जो सेटअप है, उसको आप इंटरनेशनल एरा में कैसे सोचते हैं कि एक व्यक्ति वहां जाके अपनी स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, ये सारा ढांचा मान लो बनाएगा, और निकोबार के अंदर 72,000 करोड़ बहुत मायने रखता है, उतना एक टाउनशिप भी है, एक एयरपोर्ट भी है, एक अपना डिफेंस का जो है, नेवी का जो है वो भी है, ये सारी स्थिति है। तो यहाँ अमेरिका की बात बिल्कुल सही है, कई वीडियो मैंने भी सुनी है कि अमेरिका इसमें एंट्री ले रहा है चाइना को रोकने के लिए। तो भारत क्या खड़ा खड़ा देखेगा, या यूं ही बस ठीक है भाई तू आजा, तेरे मेरे को बचा ले, या कहते तुम्हारे पास जहाज है, या तुम उसमें रेवेन्यू जनरेट करोगे, या उसकी लड़ाई में अपना ठीक है तालियां पीटोगे? ये सवाल ये बनता है ना कि भाई आप उसको इतना 72,000 करोड़ रुपए वहां लगा रहे हो, और उसमें जो है अमेरिका के साथ आप कंधा भिड़ा करके चीन को कह रहे हो नहीं तेरे जहाज उधर नहीं, सिंगापुर और उधर के सिंगापुर से भी लड़ाई साथ में है आपकी, और चाइना से भी है। अब ये साइड से रास्ता निकल रहा है, वो सिंगापुर जाता है सीधा रास्ता, वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया है वो। तो और इधर वो कोलंबो भी बिल्कुल नजदीक है। तो श्रीलंका का कब्जा उसका तो उसने चाइना का पहले ही कर दिया। अब इन सारी परिस्थितियों में अमेरिका के साथ हम सरेंडर इस बात के लिए है क्या, या जो करे वो कर दे, अडानी भी बच जाए, मैं भी बच जाऊं, और इस तरीके से बन जाए, और डिफेंस हमारा कुछ नहीं? डिफेंस क्या हो, इस पे अपनी क्या टिप्पणी होगी? आपके डिफेंस की वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो है। एक बात नोट कर लो, इसमें यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी हम वेपनरी खरीदते हैं उस पर ना तो इंडियन पार्लियामेंट बोलती है और ना ही पब्लिक, क्योंकि जहां वो माइंडसेट बन गया है कि सबको ज्यादा खतरा तो अमेरिका और एशिया पर पाकिस्तान और चाइना से है, इसलिए डिफेंस के रेट के बारे में, डिफेंस के पैसे के बारे में, डिफेंस की कमीशन के बारे में भारत में बात करना देशद्रोह है। इसलिए जो उनके पास एक सॉफ्ट टारगेट है कि जिसके जरिए आप अपना पैसे की मुनाफी बना सकते हैं और कमीशन लेकर के जहां मर्जी पार्टी में स्ट्रेंथ कर दो। और अमेरिका के साथ तो कंडीशनिंग आ जाती है कि उसने क्या 35 ले लो। और एलन मस्क ने खुद आर्टिकल लिखा है कि ये क्वाड है। अब जो अमेरिकन एयरफोर्स का रिजेक्टेड मटेरियल है वो आपको हैवी प्राइस में देगा और हम खुश हो जाएंगे, F-35 आ गया, हम पाकिस्तान से भारी पड़ गए। ये सारी बातें, चाहे वो स्टारलिंक का एलन मस्क का जहां आना हो और दोनों के साथ जियो के साथ इनके साथ वो एग्रीमेंट हो, एक स्टेज वो आएगी कि जब एलन मस्क दोनों को परचेज कर लेगा, और वो पोजीशन बनेगी जो यूक्रेन में बनी है कि जब
जेलेंस्की वहां झगड़ा करके आया थोड़ा सा, तो आते ही उसने स्टार लिंक की और डिफेंस की कम्युनिकेशन बंद कर दी। दूसरे दिन ही जेलेंस्की की तरफ से चिट्ठी चली गई कि मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूं, अगर जहां तक आप किसी की सांस अगर पकड़ लेते हो, इसका मतलब यह है कि इंडिया जैसे कंट्री को एक समझो कि अपना वो अपना जो है ये स्लेवरी बनाना, और कौन सा कारपोरेट स्लेवर कि जो काम जहां करेंगे पैसा उनको कमा के देंगे। ये सबसे लिए अमेरिका के लिए बड़ी मार्केट भी है, और जहां फ्री लेबर मिल जाएगी, जहां मर्जी इनको ले जाओ और काम करने के चाहिए, रशिया में जाके लड़ सकते हैं, चलो इसराइल की ठीक है, गोलियां हम खा सकते क्योंकि हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी है, हम कोई ज्यादा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ज्यादा इतनी नॉर्मलिटी में बात नहीं है, लेकिन बड़ी नॉर्मल बात यह है कि हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, 72,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, हमारे देश को उससे फायदे नुकसान भी सोचने के लिए हमने चिंतन किया। हम इस माइंडसेट से देख रहे हैं कि कौन कौन वहां टांग अड़ाएगा, क्या होगा। अब मैं नेपाल सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ। 2 बिल हमारी संसद में आए हैं, एक तो इंट्रोडक्शन पे आया है, एक ऑयल फील्ड वाला आया है, आप ऑयल फील्ड में है वहां। एक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 आया है, ये जो हम टूरिज्म के लिए कुछ ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ टूरिज्म सिस्टम के लिए कर रहे हैं। ऑयल फील्ड के अंदर हमें यह है कि भाई हम कहीं भी खोदें करें, इसके हिसाब से हमारा कुछ होगा। आप इसके बारे में क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, इमिग्रेशन और ऑयल फील्ड के बारे में, और कोई आपके व्यू पॉइंट और हो तो? नेपाल सिंह जी। सबसे पहले हनुमानंद जी आपको और सभी को, जितने भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सभी को नमस्कार। आपने जो टॉपिक बताए मैं उन्हीं पे बोलूंगा और बड़े शॉर्ट में बोलूंगा। पहला तो ये जो अभी इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल आया 2025 का, ये जो बाहर से फॉरेनर्स इंडिया में जाते हैं ये उनके लिए है, और ये बोल रहे हैं कि भाई हाँ, जैसे टूरिज्म सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, इनमें जो है पहले से ही 4 जो एक्ट कह लीजिए जो मौजूद है। तो जो पासपोर्ट का भी इसमें आता है, फॉरेनर एक्ट आता है, फिर फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, इमिग्रेशन, ये सारे को यूनिफाइड करके एक सिंगल बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब ये क्या करते हैं ना कि काफ़ी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ होती है उसको बीच में डाल देते हैं, वही असली कैच होता है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो बिल आ रहे हैं उसका मेन फंक्शन है कि बिजनेसमैन के लिए ईज क्रिएट करना, जो बाहर से बिजनेसमैन आएंगे। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि भाई जो ग्लोबल कॉरपोरेट्स है वो जो है इंडिया में आएंगे एंड दे वांट टू टेक ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो यहाँ के संसाधनों पे कब्जा करेंगे। तो जब वो यहाँ आएंगे तो सबसे पहले तो ये कहेंगे हटाओ भाई ये 4 बिल तुमने कर रखे, एक बिल बनाओ और एक करके हमारे लिए रास्ता आसान करो। जैसे 3 कृषि बिल में किया था कि तीनों कि भाई जितने भी तुमने स्टोरेज पे लिमिट लगा रखी है हटाओ इसे, एक हमें ओपन मंडी चाहिए वो करो ये, और फिर एक हमें चाहिए हम बताएंगे किसान को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। तो सारों को मिला के उन्होंने जो कॉर्पोरेट चाहते थे वो किया था। यहाँ भी जो ग्लोबल कॉर्पोरेट चाहता है कि भाई जब हम आ रहे हैं तो हमें सब मसला नहीं चाहिए कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा फिर इमिग्रेशन वीजा, नहीं, सबको एक कर दो और बिजनेस की ईज क्रिएट करो। तो मेन है ये। उसके बाद ये टूरिज्म वगैरह, मेडिकल, ये सब चीज डाल दे रहे हैं। ये तो सारी चीजें मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ठीक है उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये मेन इनका यही है। तो उसमें हमारे लिए जो इंडिया से बाहर जाएंगे उनके लिए कुछ नहीं है इतना ज्यादा, मेन है जो फॉरेनर इंडिया में आएंगे, कॉर्पोरेट जो आना चाहता है उसको कैसे फैसिलिटी दी जाए, एक तो ये है जी। दूसरा, बीच में ही ऑयल बिजनेस का आपने बताया। ऑयल बिजनेस का सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पहले क्या था कि मनमोहन सिंह के टाइम में, एक बात सर मैं इसी पे थोड़ा सा कर लूं, इमिग्रेशन वाले में आम आदमी का भी कुछ इसमें पार्ट, जैसे टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो कहीं आम आदमी भी कोई कहीं थोड़ा बहुत ईज होगा, या 4 एक्ट के बदलाव के पीछे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही हुआ था इसलिए इस पे कोई बात आई नहीं, बाकी तो बिल जब डिस्कशन होगा तो और भी मैं मुद्दे सुनूंगा। लेकिन टूरिज्म को बढ़ाने के अंदर जैसे हमारे लोग अमेरिका गए, हथकड़ियां लगा के वापस आए, ऐसा कुछ नया सा कुछ किया है या यूं ही बस ठीक है भाई इमिग्रेशन का फॉरेनर का ये कर दिया, या कुछ ऐसा आपके ध्यान में है? या अभी कि भाई बिल आया है तो मैं भी थोड़ा देखूंगा करूंगा तो इस पे अपना केंद्रित रहूंगा, इस पे भी थोड़ी सी बात करें सर, फिर ऑयल फील्ड पे आए।
देखिए क्या है हनुमान जी, एक तो आप मान के चलिए इंडिया बिल्कुल सरेंडर कर चुका है। तो जैसे आपने हथकड़ी वाला किस्सा लगाया कि हथकड़ी वाले उन्हीं लोगों को लाया गया, उन्हीं के देश वालों को भेजा गया जिनके यहाँ, जिसे कहते हैं ना, इनके रीढ़ की हड्डी नहीं है। काफी देश थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से ट्रेड एंड टैरिफ का जो मसला ट्रंप ने स्टार्ट किया है, कनाडा ने आंख दिखा दी, चाइना ने आंख दिखा दी, ग्रीसलैंड के बारे में उसने बोला, उसने आंख दिखा दी, लेकिन हमारे वाले जितने अफलातून साहब है, उनका तो एक भी स्टेटमेंट नहीं है। वो जो जितनी भी छाती चौड़ी है, जो भी है, वो कहने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो आराम से सब सुनते रहते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन बिल आया है, इसमें आप ये मान के चलिए, देखिए डिटेल में तभी पता लगेगा जब ये आएगा, लेकिन जो इसका मोटा माटी है, जो इंट्रोडक्शन हुआ है जी, उसमें फॉरेनर्स के लिए हुआ है, और जो फॉरेनर्स का इमिग्रेशन वीजा और उसके पासपोर्ट एक्ट के जितने भी ये थे सारे मिला के उनकी लिए ईज क्रिएट करो, जिससे वो यहाँ आसानी से बिजनेस कर सके। टूरिज्म का तो ये है, देखिए अगर कोई टूरिज्म में आएगा तो कहीं तो वो ट्रांसपोर्टेशन लेगा ही, कहीं तो वो चाय बैठ के खाना खाएगा ही, तो ये छोटे मोटे तो चलेंगे ही साथ में। ये है। चलो, ऑयल फील्ड का रेगुलेशन और हाँ डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने अमेंड किया है। पहले रेगुलेशन क्या होता था कि आप वहाँ ऑयल फील्ड में हैं तो यहाँ रेगुलेशन सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव पहले ही कर दिए थे। माइनिंग में कोयला वगैरह, ये क्रिटिकल मिनरल और इनके ऊपर तो पहले हो गया था, और मैंने काफी रीलें बनाई थी इस पे। लेकिन अब ऑयल फील्ड पे आए हैं ये, तो ऑयल ऑयल फील्ड फील्ड के मामले में भारत का क्या वाकई कोई है, या क्या सोचते हैं, क्या है? मशीनें तो रूस से आएगी, तो ये यूं खोदेंगे, क्या खोदेंगे ये लोग? देखिए क्या है हनुमान राम जी, ऑयल फील्ड में पहले तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं इसकी, कि मनमोहन सिंह जी ने नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ये लाइसेंस ओपन किए थे, और तब जाके राजस्थान में बाड़मेर का फील्ड मिला था कैन एनर्जी को। तो मैं कैन एनर्जी में एडवाइजर साइंटिस्ट रहा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है सारा डेवलपमेंट। 2005 में वहां इस टाइम जो है कैन एनर्जी बाड़मेर से इंडिया का सबसे बड़ा ऑनशोर का ऑयल प्रोड्यूसर फील्ड है, नंबर एक। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने जो नेशनल नेल्प बोलते थे उसे नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के नाम बदल के, क्योंकि नाम बदलने में तो एक्सपर्ट है, दूसरे का नाम तो चलना ही नहीं चाहिए, तो इन्होंने हेल्प कर दिया हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, और वो 2016 में लाए थे जी, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि भाई आओ तुम यहाँ, और जो भी आपका जो रिवेन्यू जनरेट होगा उसको शेयर करेंगे, प्रोडक्शन जनरेट होगा उसको शेयर करेंगे। वो इनका बिल्कुल फ्लॉप हुआ, और इस कदर फ्लॉप हुआ कि इन्होंने, वेदांता ने जो है उसको सक्सेस करने के लिए जबरदस्ती खरीदे थे सारे के सारे, जबकि उनमें कुछ था नहीं, मुझे पता है, और कुछ निकला भी नहीं अभी तक। जो है पिछले 6-7 साल की कोई ऑयल डिस्कवरी नहीं है इंडिया की, कौन सी रिमार्केबल होगी। तो उसमें उसको इन्होंने पूरा का पूरा फायदा भी दिया, उसने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी पैसा दिया, उसका उसको फायदा मिला कि बिलियन ऑफ डॉलर जो है उसने कैन एनर्जी के थ्रू अपने जितने भी काम करवाना था वो उसने करवा लिया। गवर्नमेंट केस हार गई थी, वो जीत गया था। तो ये ऐसे ही चलता है। अब क्या किया इन्होंने, तीसरा जो सेकंड राउंड ला रहे हैं हेल्प का, ये सारा का सारा लोगों को दिखाने के लिए है कि हम ऑयल सेक्टर में कर रहे हैं। चूंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि 2016 में 2 बातें कही थी इन्होंने। एक थी कि 2022 तक हम इंडिया की ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है उसको 10% रिड्यूस कर देंगे। एक, हाँ जी, एक कही थी कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 तक। तो जैसे किसानों की आमदनी दुगनी हुई, ऐसे ही ऑयल डिपेंडेंसी 10% रिड्यूस हुई। उसमें भी नहीं, और मैं थोड़ा सा एक क्लियरेंस चाह रहा हूँ कि एथिलीन मिला के करेंगे या खोद के तेल निकाल के करेंगे, ये आपके कोई ध्यान में हो कि एक एथिलीन का 20% ये इसमें डाल रहे हैं, तो क्या ये किसानों के गन्ने और इनको ले जा करके घास फूस जो है ना किसानों का, मेरा एक वीडियो भी है इस पे, किसानों के पशुओं को खाने के घास फूस से एथिलीन बन रही है। उस एथिलीन का 20% ब्लेंडिंग हो रहा है पेट्रोल और इनमें, उससे कम करेंगे या ये खोद के तेल निकाल के कम करेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी हो तो शेयर करिए प्लीज। हाँ जी, उसके बारे में मैं वही बता रहा हूँ। ये जो 10% डिपेंडेंसी रिड्यूस करने का था इनका मकसद, वो जमीन से तेल निकालने का था जी, जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी से। ये एथिलीन का ऑल टुगेदर डिफरेंट है जी, उससे जो वो अलग से है।
तो इसमें अभी क्या कर रहे हैं कि ये जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए क्या है ना, ये लोगों का फुद्दू बहुत बढ़िया बनाना जानते हैं। अब जब नए नेक्स्ट उसके लिए जब आएंगे इलेक्शन के लिए, इनके पास कुछ तो होना चाहिए ना डुगडुगी बजाने के लिए। ये कहेंगे देखो हमने क्या किया कि ऑयल की डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम लाइसेंसिंग पॉलिसी ले आए, सेकंड राउंड ले आए। हम डीप वाटर में जाएंगे जहां पानी की गहराई है वो 1000 मीटर होगी, 1500 मीटर होगी, यानी कि 1.5 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर इनसे कोई सवाल पूछे भाई तुम 2016 में भी तो लाए थे, उसका भी तो बता दो क्या हुआ। लेकिन ना तो लोग पूछते ना लोग ध्यान देते। अब वो आएंगे, उसको मीडिया भी हाइप बनाएगा, इनके जितने भी जो वे हैं चिंटू मिंटू है, जितने आईटी सेल वाले हैं, वो उसमें बढ़िया बढ़िया सी व्हाट्सएप न्यूज बनाएंगे और इनके जो कार्यकर्ता है उन व्हाट्सएप न्यूज को लेकर लोगों में फैला के इनको पॉपुलर कर देंगे। लेकिन है कुछ नहीं। मैं यही कहना चाह रहा था, ये 2016 वाली बात है, जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो इनमें अब भी कुछ नहीं होने वाला। जितनी प्राइवेट कंपनी है, चलो मैं आपको बता दूं जी, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, शेल कंपनी होगी या एक्सॉन मोबिल कंपनी है, उन्होंने बेंगलोर में ऑफिस खोल लिए जी। और बेंगलोर में ऑफिस इसलिए खोले उन्होंने क्योंकि उन्हें सस्ती मैन पावर मिल रही है, वे बाहर का डेटा लेते हैं, यहाँ प्रोसेस करते हैं। इंडिया में वो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहना चाहते हो देखो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ गई, वे इंडिया में कोई एक्सप्लोरेशन तेल का प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो ये जो है ये भी एक तरीके से छलावा ही कहूंगा मैं, और कुछ नहीं है। बाकी जो है सर देखो, इसमें दो बातें उभर के आ रही है कि एक तो रेगुलेशन का मतलब है कि सरकार का कंट्रोल किस तरह से होगा, कैसे निकलवाएंगे, क्या करेंगे, सेबी वगैरह जैसी तरह से ये रेगुलेट करेंगे ऑयल फील्ड को। एक ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में तो फंड लगेगा, बाहर से मशीनें आएगी, खोदेगी, करेगी। हो तो रेगुलेशन के मामले में एक तो ये हो भाई बाहर वालों को बुला बुलू कर तेल निकलू करके एक साइड में बैठ कर जनता को दे दिया जाए, 10% हमने बढ़ा दिया भाई। तो रेगुलेशन के मायने क्या हुआ, क्या रेगुलेट कर पाएंगे ये लोग? रेगुलेशन का यही होता है जी, एक्सप्लोरेशन नहीं, रेगुलेशन ऑयल फील्ड है। जैसे ऑयल फील्ड में समुद्र वाली बात आपने सही कही, ये बात इसमें भी आई कि हम गहरे समुद्र में जाके वहां से भी निकालेंगे और इधर ये धरती में होगा उसको निकालेंगे। अब ये रेगुलेशन करने का मतलब ये है कि एक तो ये तरीका हुआ कि भाई पार्टियों को ये लाइसेंस ही करके कि तुम वहां खोद, तू या खोद और धंधे लग जा, और मशीनें जो भी है वो हायर कर ले, या जो भी तेरा जिस तरह से ठेका हो जाए, या वन मैन मोनोपोली आ जाए, वापिस वही माइनिंग के अंदर अडानी और इस तरीके से फिर आकर के। और रेगुलेशन में क्या बदलाव ऐसा अपन दिमाग में ये रख रहे हैं, या डेवलपमेंट का तो ठीक है लेकिन बात क्या करेंगे? रेगुलेशन का यही है इसमें अनुमान राम जी के, जैसे क्या है, दो है चीज, या तो ये नए फील्ड की डिस्कवरी करें और ऑयल प्रोड्यूस करके दें, उसमें से जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसका परसेंटेज ये है उन कंपनी को जाएगा, बाकी गवर्नमेंट को जाएगा। बाकी दूसरा ये है कि प्रोडक्शन का जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें प्रोडक्शन शेयरिंग हो जाए। अब सवाल ये आता है कि जी कि चलो एक तो नए खोजो, या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग फील्ड है जिनसे हम प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे, ओएनजीसी नहीं कर पा रही, तो ये क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं, भाई आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आइए जो हमारे पास नहीं है, और आप इन फील्ड को डेवलप कीजिए। क्योंकि ये मैच्योर फील्ड है, अब इनमें पानी आ रहा है, तेल कम आ रहा है, तो आप तेल बढ़ाइए। ये होता है। तो यानी कि उनको ज्यादा प्रॉफिट देंगे, उन्हें लालच देंगे, लेकिन कोई आ नहीं रहा, पिछले में नहीं आया तो अब कैसा आएगा, ये है सवाल। अब इसमें हमें एक जानकारी और आप शेयर कर दो कि ये जो डेवलपमेंट करेंगे, भारत की कोई ऐसी वेदांता जैसे बताइए, या बाहर की है, क्या है, कैसे कौन से एमएनसी आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ टांग अड़ाएगी, हमारे बच्चे वहाँ कैसे एंटर हो पाए? जैसे आप तो वहां तक चले गए, यूएई तक, तो हमारे जैसे कैरन इंडिया में भी आप रहे हो, तो हमारे बच्चे इस ऑयल फील्ड की रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल के आने के बाद में मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी या ये लोग आएंगे? कोई रोजगार के अवसर, ये बातें बेचते रहते हैं इस बिलों में कि ये होगा और हम ये तीर मार देंगे। अब बाहर की कंपनी खोद खाद के तेल निकाल के हमें कुछ दे जाएगी, कुछ क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग है। तो इसके बारे में कौन सी ऐसी कंपनी वर्ल्ड लेवल की है जो यहाँ टांग अड़ाएगी, या हमारे अडानी जी और यही करेंगे? इसमें मेरा ये कहना है जी, ये तो अडानी करे चाहे बाहर की कंपनी करे, इसमें देश को फायदा ही होगा दो तरीके से। एक तो ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी, दूसरा ये है कि रोजगार के नए अवसर आएंगे। अगर ये ना होते तो नेपाल यहाँ ना आता, कैंड में आए, फिर ओएनजीसी नाम है तो फिर कैंड में आया हूँ, फिर मैं यूएई में आ गया हूँ। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हो,
अगर 2016 में लाए थे तो उसके रिजल्ट बता दे तो लोगों को आप पता लग जाएगा। नहीं, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका अपने रिसोर्स को कहीं खाली खर्च नहीं कर रहा है, दबाए हुए पड़ा है, और दूसरे देशों को लड़ा भिड़ा के जो भी अपना, चाहे शेल गैस है, चाहे कुछ है, तेल है, कहीं है, तो वो अपना रिसोर्स को बचा के रख रहा है। रशिया के पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। अब हमारे चाइना और हम दोनों हैं, हम रिसोर्स को बांट तो नहीं दें बाहर वाले लोगों को, वो आके खोद खाद के ये कर ले तो फायदा तो है ही, धरती में पड़ा माल है, कुछ यूज तो करेगा। लेकिन हमें उस माइंडसेट से भी हमारे मंच को सोचना है कि भाई इतना क्यों निकाल रहे हो तेल, थोड़ा रहने दे, कभी काम आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, सभी को बता देता हूँ इसमें। देखिए क्या होता है जी, जमीन के अंदर तेल हर जगह नहीं है, एक तो ये मान के चलिए। उसके लिए कुछ जियोलॉजिकल कंडीशंस होती है जब वो जनरेट होता है, और जनरेट होगा तो फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडिया की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ज्यादातर हम लोग एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं, नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि उसका अल्टरनेटिव ये है, क्या है अल्टरनेटिव? यही है कि हम रिफाइनरी वगैरह लगाए, जब रशिया सस्ता तेल खरीद रहे थे, बाकी यूरोप में बेच रहे थे, तो हम जो है उससे रेवेन्यू जनरेट करें जिससे ऑयल इंपोर्ट की भरपाई कर सके। नंबर 3 जी, अमेरिका का, अमेरिका के पास दो तरीके से ऑयल होते हैं जी। एक तो जैसे मिडिल ईस्ट में है, जहां पर खर्चा ही मतलब पूरे रीजन में ही ज्यादातर खर्चा जो है $2 से $4 एक बैरल का आता है। अमेरिका जिस सेल ऑयल को जनरेट करता है, प्रोडक्शन करता है, उसका खर्चा ही 40 से $50 पर बैरल आता है, बहुत महंगा होता है। तो अमेरिका जो है वो तो चाहता है मेरा तेल खरीद ले कोई, लेकिन दिक्कत ये है कि उस ऑयल प्राइसेस पे उन्हें उतना वो प्रॉफिट नहीं होता, तो वे क्या कर रहे हैं कि ऑयल निकाल के अपने ही उसमें रिजर्वायर में स्टोर कर रहे हैं। और वो स्टोर किस लिए करते हैं? अगर तेल के कुएं उन्होंने बंद कर दिए, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, चलो बंद कर दो, तो अगर वो बंद कर दिए वो फिर बाद में एक्टिव नहीं होंगे, यानी कि बेकार होंगे। तो इससे बेहतर है कि जो तेल के कुएं खोदते हैं उनसे तेल निकाल के अपना स्टोर कर लो फ्यूचर के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशिया के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज है कि भरा पड़ा है जी, जितना हमारा कंट्री है उतना तो उसके पास एरिया है ऑयल प्रोड्यूसिंग का। ये जी। चलो रूपचंद जी, आप इसमें एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी टिप्पणी को दीजिए। एक तीसरा और हाँ जी हाँ बता दीजिए, हाँ बता दीजिए, हाँ बता जो दीजिए। आपने कोल के बारे में बेसिकली किया था कि कोल जो होता है 4 कैटेगरी का कोल होता है। जो टॉप लेवल का होता है वो एंथ्रासाइट होता है और बिटुमिनस होता है, और जो सबसे घटिया होता है वो लिग्नाइट होता है, लेकिन है तो वो भी कोल ही। ठीक है जी। तो यानी कि बस यही बताना चाहता था कि कोल डिफरेंट टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन कि उनकी एनर्जी कन्वर्जेशन रेशियो कितनी है, कन्वर्जन रेशियो कितनी है। तो एनर्जी कन्वर्जन में एंथ्रासाइट जो है टॉप लेवल का होता है, और बाकी लिग्नाइट सबसे पुअर होता है। तो हमारे पास लिग्नाइट अगर है तो हम ये नहीं कह सकते वो कोल नहीं है, कोल तो कोल ही है। ये था। मंत्री ने जवाब दिया कि हम इसको मानते ही नहीं, कोल मंत्रालय के अंडर में ही नहीं आता है हमारा, तो ये वो तो कुछ राज्य जाने, तुम जानो, जो भी है, संसद है अपनी। हाँ रूपचंद जी, आप ये बताओ कि ये नेचर की चीजें हैं, आप एनवायरमेंट में भी काम करते हैं, ये खत्म हो लेगी, हम खोद खाद के अपना पूरा माल खत्म कर लेंगे। इधर जो है अर्थ ओवरशूट डे के तहत धरती के जो माल पैदा हो रहा है वो तो मानव खा ही रहा, लेकिन अब खोदने की दुकान हमने फुल स्विंग पे, इस गवर्नमेंट ने बहुत फुल स्विंग पे की है। करीब करीब 5-7 बिल ऐसे बनाए हैं जिसके आप समुद्र खोद लो, धरती खोद लो, कहीं भी हो जाओ, खोदो, करो, सर्वे करो, इससे ट्रेंचिंग व्रेंचिंग, ये जो कुछ बदलाव कर दिए वो अपन कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। क्या ये रिसोर्सेज नेचर के हिसाब से कितने इस पृथ्वी को खोद करके कितने प्रॉब्लमेटिक खड़ी कर देंगे? क्योंकि संसद में ऐसी बात उभर के नहीं आती, हाँ खोदो और लाओ, खोदो लाओ, तो ये जनरेशन पड़ गई या तुम्हारा बेटा पड़ गया। लेकिन सस्टेनेबली हम रिसोर्स को कैसे कर रहे हैं? जैसे एसडीजी का गोल 12 जो है वो ये कहता है कि भाई इस धरती को या इसके रिसोर्स है उसको इस तरीके से आप यूज करिए कि सबके लिए सस्टेनेबल हो। अब इस तरह से नहीं होगा कि सब खोद खाद के अभी ठिकाने लगा दो और अपनी तालियां पिटवा लो क्या ये कर दिया साहब इन्होंने विकास। ऐसा विकास जो एबनॉर्मल विकास हो, हम इस तरह की व्यवस्था खड़ी करके या तो हम अपनी आदत सुधारें, हमें एनर्जी चाहिए कोल के मार्फत या ऑयल के मार्फत, तो उसका कुछ विकल्प ढूंढे, या क्या करना चाहिए इसके बारे में रूपचंद जी आप 2-3 मिनट में अपनी बात को रखो, फिर मैं और साथियों को लेता हूं।
बस शॉर्ट में ये दो बातें कि बिल गेट का एक आर्टिकल आया था डीपॉपुलेशन, ये 2008 की बात है। तो उसमें उसने ये साफ डायरेक्शन दी थी कि जैसे जैसे ये नेचुरल सोर्सेज का क्राइसिस बढ़ेगा तो इतनी पॉपुलेशन जो को कैरी करना बड़ा मुश्किल है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है आजकल कि जो रिसेंटली ये 2025 का जो पोल्यूशन ग्लोबल इंडेक्स आया है उसमें इंडिया के शहर जो है वो 17 जो है वो टॉप 20 में है, समझो आप। अब ये पोजीशन अगर हो तो कभी कभी वो पोजीशन थी कि जब वो पीकिंग जो है वो उसने 2013 में उन्होंने फैसला कर दिया कि हमने पीकिंग को पोल्यूशन फ्री बनाना है, और लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी कि 12 महीने में 1 महीना से रहा वहाँ हेजी, बाकी सारा उन्हें स्काई ब्लू नजर आता है आसमान। इसका मतलब ये है कि जो चीज लोकली नेशनल के फ्रेमवर्क में कंट्रोल करने योग्य है उसमें भी अपनी सरकारें जो है वो वहां पर फेल हैं कि जहां लोगों को पैसे दो और ये साइड एजेंडा वहां ले जाओ कहीं और पोल्यूशन से क्या होगा कि जो एयर का डेथ रेट है वो तो 70 लाख है वर्ल्ड में, इंडिया में 20 है। ऐसे ही पानी का है, ऐसे ही फूड पॉइजनिंग का है, और ऐसे ही नेचुरल रिसोर्स की कमी की वजह से और जो इनक्वलिटी है ना बराबरी, उसमें वो पोजीशन नजर आती है कि शायद ये सारा सिस्टम आपको एक खास कल्चर नेशनलिज्म के पटे पर चढ़ा करके हमको वहां ले जाएगा जहां पर रिटर्निंग जो है वो नामुमकिन होगी हमारे लिए, जैसे पाकिस्तान के लिए। उस सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे। फिर हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव बचे हैं कि या भगवान और ईश्वर का नाम लेते लेते अपने आप को, फैमिली को डिलीट कर दो, एक्सपायर हो जाओ, और फिर कुछ लोग लिमिटेड रह जाएंगे जिनके लिए फ्रेश वाटर भी होगा और ये सोर्सेज भी होंगे। इस एंगल से जब सरकारें काम करती हैं जिनमें उनको ग्रोथ रेट नजर आता है, जबकि पीक आयल जो है उसके 50 साल रह गए हैं सारे आयल के, कोयले के 100 साल हैं, बस 2100 तक कोयला जो है वो सारा धरती का तकरीबन सिमट जाएगा, कहीं इक्का दुक्का रह जाएगा। उसके बाद होगा क्या दुनिया का? और अभी कल जो है नॉर्थ अमेरिका में जो साइक्लोन आया है जिसको क्लब डिनाई करता है कि मैं क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता, और उसने इसे UFCCC से विड्रा कर लिया है, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रा कर लिया है। नेचर उसके यहाँ दस्तक दे रहे हुए देख लो जे, इसका मतलब अपने यहाँ भी नेचर ने बहुत एंगल से दस्तक दिए हैं, चाहे वो कोरोना के एंगल से हॉस्पिटल का दस्तक दिया हो। रिसेंटली हंसी वाली बात एक और भी है कि अभी कल की बात है कि OECD का एक पैनल बनता है वर्ल्ड में, मैट्रिक से अंडर बच्चों का IQ देखने की, पढ़ के उनमें पढ़ने की क्षमता कितनी है। तो इंडिया वाले ने उनको कहा गया जहां तुम सर्वे नहीं कर सकते। इसका मतलब जब ये प्रूव हो जाता है कि 8th क्लास का बच्चा इंडिया का 5th क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता लैंग्वेज में, वर्नैकुलर में, तो बताओ कहाँ है आपका वो क्या उसका बोलते हैं हम, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक यूथ हमारे पास बहुत है, कामगार बहुत हैं। ये ह्यूमन वेस्टेज का एक बड़ा अच्छा पैटर्न है, और उस ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट करने के बजाय यही है कि लेट देम डाई इन देयर ओन डेथ। अपना एनालिसिस ये है कि बिल गेट मैं रूपचंद जी आपसे इधर मोड़ना चाहता हूं कि जैसे आप दोनों नेपाल सिंह जी और आप 2-2 मिनट में टिप्पणी करें। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि भाई धरती को हम खोदते नहीं और हमें चाहिए एनर्जी। सोलर एनर्जी के साथ में हमने इस ब्राजील के साथ मर करके सोलर हब वो बनाने का ये नाटकबाजी पूरी हमने कर रखी है। एक प्रॉब्लम तो जमीन की आ रही है, जमीन जो है सोलर जहां जहां लग रहा है वहां वो दूसरी तरीके से किसी प्रकार से नहीं हो पा रही है, लोगों के काम नहीं आ रही है। दूसरी एक लिथियम वाली जो आप एनवायरमेंट वाले लोग लगे हुए हो, लिथियम के ऊपर भी अपनी टिप्पणी कर रहे हो। सोलर एक फ्री की एनर्जी है। विंड, एक सवाल यहीं से पैदा हुआ था, मनीष तिवारी के जवाब में यही हुआ कि भाई तुम सोलर के पीछे क्यों पड़े हो? एनर्जी तो पानी से भी आ रही है, एनर्जी विंड से आ रही है, तो विंड भी बहुत है, तो विंड वाला डंडा तो ऊपर जाता है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हो आप? इतना क्या इसमें फर्क है? आप एनर्जी तो लेना चाह रहे हो, भाई आप नीचे से एनर्जी लो या ऊपर कोई नेचुरल रिसोर्स है उसकी एनर्जी को आप रेस्टोर करके दुनिया को देखो। एनर्जी के बिना तो, या तो हम एनर्जी के बिना अपनी एक सोसाइटी डेवलप करें,
जो बिना बिजली और ऐसे इस तरीके से हम जिए जो आदि मानव के सिस्टम पे जाएं। एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी को हम लाएं, या तो ऑयल से आ रही है एनर्जी, कोयले से आ रही है, या रिसोर्स जो धरती में उनसे हम ले रहे हैं। अब पार की जो एनर्जी है जो नेचर के साथ अटैच है, उस एनर्जी पे हम लोग बहुत खर्चीले सिस्टम में समझें या किसी ऐसे सिस्टम में समझें, कितना सरवाइव कर पाएंगे? क्या ब्राजील के इनके साथ कोलिब्रेट करने से क्या हमारी दुकान चल जाएगी? ब्रिक के अंदर हम जाकर के कहते हैं कि हम तो सोलर में ये कर देंगे और वहां 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे, वो कर देंगे। ये प्रैक्टिकली मुझे भी कुछ शंका सी है कि ये जो रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं ये कहाँ टिक सकता है क्या? रूपचंद जी, आप इसका सीधा खड़ा सवाल दे दें, फिर मैं नेपाल सिंह जी को लेता हूँ। जैसे नेपाल सिंह ने बोल दिया ना, वो अपना किसानों की इनकम डबल करने में 2022 में, ऐसा ही फार्मूला ये है कि हम 2047 में ये कर देंगे, 2070 में ये कर देंगे। सारे के सारे आने वाले टाइम में आपके लिए क्राइसिस खड़ा करने वाले हैं जी, क्राइसिस खड़ा कर देंगे जी। चाहे वो ठीक है नेपाल सिंह जी, क्योंकि एक वो जुड़े हुए थे बिश्नोई जी, वो इसलिए थोड़ा मोदी की वो सुन नहीं पाते हैं, इसलिए वो लेफ्ट कर गए। मैं उनको सौर ऊर्जा पे ले जाना चाह रहा था कि काफी सौर ऊर्जा पे खेजड़ी में लगे हुए थे, लेकिन कईयों को क्या कई चीजें समझ में नहीं आती। अपन जो डिस्कशन करते हैं वो बड़े विटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, प्रो ह्यूमन करते हैं, प्रो नेचर करते हैं। हमारा सोच इतना ही हल्के लेवल पे नहीं ले जाना चाहते हम अपनी बेस को, लेकिन वो क्या थोड़ा सा ही होता है तो वो पचता नहीं किसी को, तो ऐसे करके इस तरीके से वोट हो जाते हैं। तो नेपाल सिंह जी, आप बताइए हमें एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को कैसे यूज करें? सोलर है, विंड है, दूर से में तो गवर्नमेंट एंट्री नहीं हो रही सोलर को छोड़ के। अब लोग इसमें कह रहे हैं अडानी जी की टांग है, तो चाइना से प्लेट ले आया और वो लिथियम वहीं से आ रहा है, और कश्मीर का 370 सिर्फ इसलिए किया इन्होंने कि वहां लिथियम था। अब ये सारे तंत्र के अंदर चलो दुनिया को चाहिए, अडानी करे कोई करे, अपने दिमाग नहीं खर्च करें, लेकिन क्या वाकई एनर्जी की हमारी जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, या रूपचंद जी ने जैसा कहा कि बस वो आय दुगनी करने वाली कहानी इसमें है? नेपाल जी। हाँ जी, देखिए मेरा इसमें थोड़ा सा अलग विचार है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन, इन्हें लिक्विड फ्यूल बोलते हैं जी, ऑर्गेनिक फ्यूल, जब हमारे पास ये कम है तो हमें जाहिर सी बात है दूसरे एनर्जी रिसोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने भी ये ऑर्गेनिक फ्यूल है इनसे ये CFC गैस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ये जनरेट होती है और ये फिर ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो ये इस तरीके से भी पॉल्यूटेड एनर्जी बोला जाता है इनको। तो यानी कि अगर हम दूसरे अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज जिनको हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, जिनसे पोल्यूशन नहीं होता है, उनकी तरफ जाए तो ये न केवल देश के लिए बल्कि मानवता के लिए भी फायदा है। अब उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज है? एक तो आपने सोलर एनर्जी का नाम पहले ले दिया, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा होता है विंड एनर्जी। तो जितने भी सी कोस्ट पे जहां तेज हवाएं चलती है तो वहां पर इन्होंने विंड एनर्जी लगाई हुई है, पवन चक्की बोलते हैं जी उनको। तीसरा होता है न्यूक्लियर एनर्जी, कि आपको जितने रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं उनसे एक न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाए। तो न्यूक्लियर, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में तो जो है न्यूक्लियर पावर 54% उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट न्यूक्लियर पावर एनर्जी से ही आ जाती है। तो हमारे यहाँ भी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा है टाइडल एनर्जी, के मतलब चौथा, तो जे बड़ी बड़ी तरंगे उठती है, टाइड्स आते हैं समुद्र में, तो उस एनर्जी को भी हार्नेस किया जाए, क्योंकि वो तो एनर्जी परमानेंट है, उसमें कोई खर्च तो करना नहीं। बड़े बड़े टाइड्स है, विंड्स है, ये तो चलते ही रहेंगे। तो उस एनर्जी को, तो मेरा यही ख्याल है जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलर एनर्जी, और गवर्नमेंट जो है, न केवल ये गवर्नमेंट, बहुत पहले से ये विजन है, हम हर फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है कि जिसे हम कह सके कि भाई हाँ हमने उतना एनर्जी जनरेट कर दिया कि वो एक अल्टरनेटिव बन सके या ऑयल डिपेंडेंसी कम कर सके। ये है। हाँ रूपचंद जी, आपने हाथ खड़ा किया, अब इसमें आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ सिर्फ इसमें ऐड, कि जब अपनी विकास एजेंडा जो है वो क्लोन कॉपी है अमेरिका की या इसकी यूरोप की, उसमें एक एग्जांपल है कि थोरियम जहाँ पर खूब होता है, जैसे नेपाल सिंह ने कहा है, और उसके पैटर्न पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा भी है कि जहाँ हमारे पास अवेलेबल है
उससे बम नहीं बनाया जा सकता, मगर उसकी एनर्जी पूरी की जा सकती है। मगर इंडियन सरकार का शिफ्ट जो है वो यूरेनियम की तरह प्लूटोनियम की तरफ है। इसका मतलब है जहां अमेरिका के कस्टमर बने, उसकी टेक्नोलॉजी जहां आए, उसका कच्चा माल जहां आए, उसका फ्यूल जहां आए, ताकि हम उनके एक कस्टमर बनना चाहते हैं निस्बत कि हम अपनी इंडिपेंडेंट नहीं, डेवलपमेंट। सॉल्यूशन दो रूपचंद जी। हमें किसी के पांव पकड़ने पड़ेंगे, हमें कोई चीज नहीं है तो चाहे अमेरिका के पकड़े, चाहे रूस के पकड़े, चाहे चीन के पकड़े, इस धरती के अंदर मानव सभ्यता जिस तरीके से एनर्जी यूज करेगी तो उसको तो हमें कहीं से लो, हाथ जोड़ के लो, पैर पकड़ के लो, पैसे दे के लो, कहीं से हमें एनर्जी तो चाहिए। अब उस एनर्जी के अंदर इस बात के लिए ही नहीं हो कि साहब हम एनवायरमेंट बचाएंगे तो एनवायरमेंट के साथ में अब एनर्जी तो लानी पड़ेगी। उस माइंड सेट से चाहे अमेरिका का है तो है, उन्होंने अपना सेटअप खड़ा कर लिया, तो हम फाइट तो कैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही, होमी जहांगीर बाबा ने जहां खुद बनाया था ना, एक बात तो ये है, चाहे वो पढ़ के बाहर यूएसए से आया हो, और थोरियम हमारे यहाँ है, इसको साइंटिस्ट डेवलप कर सकते हैं अगर उनको फंडिंग की नेपाल जाए जी, तो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नेपाल जी कुछ कह दीजिए। क्या न्यूक्लियर एनर्जी वाली बात जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट गिरते गिरते बची है, और नेपाल जी आप बताइए कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़े तो कितना हमें प्रॉफिट है, क्या नहीं है, क्या सोचते हैं आप नेपाल जी? बाद में मैं वीरेश जी और डीपी सिंह जी हैं, उनसे भी इनके और किसी भी। नेपाल सिंह जी। देखिए जी, मैं पहले ONGC से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही साइंटिस्ट था जी, और मुझे इसका पूरा प्रोसेस पता है। सो जो रूपचंद जी बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि भाई हाँ अमेरिका से, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है ना जी, सस्ते रेट में रॉ मटेरियल कहीं से भी मिल जाए हम वहीं से ले लेंगे, अगर वो हमें प्रॉफिटेबल है एनर्जी जनरेट करने में। एक तो ये है। दूसरा ये है, रूपचंद जी जो बात कर रहे हैं थोरियम की, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमारे पास बीच सैंड, जैसे उड़ीसा का जो सी कोस्ट हो गया, बीच सैंड में मोनोजाइट मिलता है, और मोनोजाइट में थोरियम प्रचुर मात्रा में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जी, थोरियम का भी हम यूज कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ये थोरियम का हम यूज कर रहे हैं। बस इतना ही बता पाऊंगा जी इसके बारे में मैं, क्योंकि बाकी चीजें चलो जो वीरेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरी बेस में संसद के अंदर हम यूं समझो कि एनर्जी पे ही आ गए हैं, बाकी तो मैंने वो सूचना के तौर पे कह दिया वहाँ ये हुआ, ये हुआ। कोई आपके और भी आपके दिमाग में कोई बात हो तो कह दीजिए। फिर रामनारायण जी हैं, डीपी सिंह जी हैं। अलग से कुछ बात है दिमाग में, अलग से कुछ बात है मेरी, जैसे कि हाँ बोलिए। जितनी भी एनर्जी हम ले रहे हैं, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो आज, चाहे सोलर एनर्जी हो, इस सब में बैटरी की जरूरत पड़ती है, और इसमें लिथियम और दूसरी चीजें जो हैं वो लिमिटेड स्टॉक हमारे पास है, और वो भी प्रदूषण पैदा करती हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक विकल्प बचता है, जो हमारी परंपरागत एथनॉल की, जिसमें आपने शुरू पे बात करी थी कि ये विकल्प हो सकता है पेट्रोल का हमारे, और वो एक ऐसा तरीका हमारे पास है कि इससे हमें दोहरा फायदा किसानों को भी हो सकता है। इससे एक तो गन्ने से एथनॉल बनता है, मक्का से बनता है, और एक चुकंदर से बनता है। गन्ने को के साथ इंटरक्रॉपिंग में हम चुकंदर पैदा कर सकते हैं, इससे निश्चित रूप से किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। धाकड़ जी दिखा भी रहे हैं, शायद खेत में दिखा रहे हैं लहसुन का, किस चीज़ का। तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारे पास है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको पूरे के पूरे को यूज कर सकते हैं। बांस की खेती मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, बांस में सबसे ज़्यादा एथनॉल है जो प्रोडक्शन के हिसाब से, और वो सस्ता भी पड़ता है। नहीं, एथेनॉल के अंदर वीरेश जी आप एक मिनट हम थे, गायों के, पशुओं के चारे से एथिलीन बनाने की जो विधि है, वहाँ हमारे पशु को पूरा का पूरा जो ये सेक्टर एग्रीकल्चर का खत्म हो जाएगा। आप गन्ने का और वो का बात तो ठीक है, मक्के वाली बात तो, लेकिन जब घास से एथिलीन बनेगा तो वहां फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे नहीं, पशु क्या घास से क्यों बनाते हो आप? कहाँ होता है? बनाएंगे जब कॉर्पोरेट जब एथिलीन पे उतरेगा तो कॉर्पोरेट आपके घास वास सब खरीद लेगा। नहीं, वो उसको खरीदने प्रतिबंधित किया जाए ना, फोडर को अलग किया जाए और एग्रीकल्चर वेस्ट को अलग किया जाए। फोडर से बनाने पे प्रतिबंध लगा, इन्होंने तो चावल से बनाना शुरू कर दिया। ये तो चावल से बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन कॉर्पोरेट तो जब मार्केट में उतरता है ना, तो किसान क्या भला नहीं सोचता, पैसे का सोचता। तो हमें तो मीटिंग पड़ेगा ना,
गवर्नमेंट किस लिए होती है? गवर्नमेंट और जो किसान संगठन है वो इसीलिए तो हैं कि वो बैन करें उस चीज को, केवल एग्रीकल्चर ठीक है, वेस्ट उसमें इसकी यूज हो। चिंता डीपी सिंह जी आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर धाकड़ साहब बार बार इंटरवेन कर रहे हैं, टाइम एक और मेरी रह गई है, एक और ये रह गई कि इंडिया में पशु और मानव इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा, जबकि उनसे भी एनर्जी क्रिएट हो सकती है, जो अपना ईंधन है उनसे भी बनता है, बायोगैस हमारी पैदा होती है उससे, तो क्यों नहीं टोटल ह्यूमन एक्सक्रूटा जो है और एनिमल एक्सक्रूटा, ये बात इसको हम आपने पूरे को कही, यूज इसको करके हमें उठानी चाहिए। हमारी एनर्जी पशुओं के गोबर से, दूध से, गोबर गैस से जो भी हमें एनर्जी मिले उसको हमें यूटिलाइज करने पे बहुत केंद्रित रहना चाहिए। हाँ, डीपी सिंह जी आपका कोई टिप्पणी इन मामलों में? क्योंकि हम पूरा सेशन साहब सुन लो, बाद में ले लूंगा मैं। पहले हाँ डाकर साहब को सुन बोलिए। लो। डाकर साहब कुछ आप लहसुन बता रहे हो, भाव नहीं मिले, बता दो आप। लहसुन का तो यही कहानी है, 1 साल मिलता है, 2 साल नहीं मिलता है और फिर अगले साल मिल जाता है भाव। तो क्योंकि जो भाव रहता है तो किसान एक साथ उस पे बुआई करने लग जाते हैं, तो इस साल रकबा ज्यादा है, इस साल कम मिलेगा, फिर अगले साल और डाउन जाएगा, फिर अगले साल फिर उसको फिर और हाइप मिलेगी। ऐसा है। लेकिन ये एक आप बोल रहे थे कि ये जो चारे से एथेनॉल बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उससे एथेनॉल बनाने से कोई चारा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुर्गा कटता है लेकिन मुर्गे की प्रजाति खत्म नहीं हुई। तो ये आपका ये आशंका निराधार है मैं तो इस मुद्दे को कई दिन से उठा रहा हूँ। मैं तो इस बात को कई दिन से उठा रहा हूँ कि तुम ये जो है ना, ये पराली वाला चला ना, उस टाइम पर चला तो ये केमिकल डाल के इसने दिल्ली वाले ने किया, तब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बीमारी जो है चारा खत्म कर देगी। ये लोग थोड़ा ही सोचते हैं, शहर में बैठे लोग नहीं सोचते, कॉर्पोरेट के लोग नहीं सोचते कौन सी इनको मतलब क्या होता है, इनको पैसों से मतलब है इनका। तो चारा खत्म करने के गोबर गैस वाली बात है, तो इसको ऐसा कोई छोटा और व्यावहारिक मॉडल बनाया जाए जिससे किसान अपनी एनर्जी उससे पूरी कर सके, इसको व्यावहारिक बनाया जाए। अब ये लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, किसान को ऐसी यात्राएं करके लोगों को जगाना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को, एनर्जी बेस्ड लाइफ स्टाइल को एग्रीकल्चर की एनर्जी बेस्ड स्टाइल में चेंज करिए। हमारे बुजुर्ग जैसे जी रहे थे उस लाइन में चलिए। बिजली और इन चीजों के परे भी कई एनर्जी हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, और हमारे मैकेनाइज सिस्टम में लीवर एक्शन से, दूसरे से हमारी जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है। हम कुछ ह्यूमन रिसोर्स के मार्फत भी, ये बात भी हमारे हैं। रामनारायण जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? रामनारायण जी कहीं बिजी हैं कि फ्री हैं? नहीं, फ्री हूँ साहब, बिल्कुल सुन रहा हूँ शुरू से आखिरी तक। बढ़िया, आज का सेशन तो बढ़िया जोरदार रहा, जानकारी से भरपूर, खासकर जो है वो नेपाल सिंह जी जो और हमारे जम्मू कश्मीर से सर थे। तो जैसा कि चर्चा जो चल रही है पर्यावरण पे हुई है, एनर्जी पे हुई है, सब चीजें जो चल रही है, तो भारत में भी जो है वो स्वर जो है विरोध के स्वर उठना चाहिए। इसका ताजा उदाहरण अभी जैसे पाकिस्तान में देखने को मिला है, जहां तक अंदाज है मेरे को। जो ट्रेन जो हाईजैक हुई है वो बलूच लोगों ने किए, और बलूच में सबसे ज्यादा भंडारण है, बलूच में ही सबसे ज्यादा पूरी इकोनॉमी जो चलती है, जहां तक मेरा अंदाज है पाकिस्तान का, बलूच से चलती है। और उन लोगों के लिए कहीं नहीं, जैसे आज अपन भारत में भी यही स्थिति है ना कि किसान, पूरा देश की इकोनॉमी किसान से चलती है, लेकिन किसान के लिए कुछ भी नहीं है, वही बाद में जो सड़ा गला अनाज उनके लिए हिस्से में आता है। ऐसे कैसे जो बलूच के लोगों के हिस्से में भी वही आ रहा था। खास करके अभी उन्होंने जो विरोध किया वो चीन से जो उनका जो कॉरिडोर जो बन रहा है, या चीन से जो संबंध बन रहे हैं, जो वहाँ पे जो लिंक जो बन रही है, जो सड़क बन रही है, जो भी बन रही है वहाँ, उसका विरोध था। उन लोगों ने सही ढंग से उनको सरकारों ने सुनी नहीं, तो उन्होंने फिर उनका जो है दूसरा हथियार भी अपनाया कि ट्रेन को ही हाईजैक करी, और वो अपना एक दूसरे स्तर से उन्होंने। तो कहीं ऐसा नहीं आ जाए कि भारत में भी अब ये जब धीरे धीरे यदि अब हालांकि अपने यहाँ विरोध के स्वर बहुत कम उठ रहे हैं अभी, क्योंकि ना के बराबर है। हो सकता है जिस दिन अभी खाली विरोध बोले तो खाली किसान ही कर रहे हैं, और किसान भी खाली उत्तरी क्षेत्र का ही, हमारे मध्य प्रदेश और इधर इस साइड के गुजरात वाले तो कोई किसान नहीं है। जो भी बेचारे बैठे हैं, आज पिछले महीने भी पिछली बार 13 महीने बैठे हैं, 750 मरे। उसके बाद जो अभी भी 14 महीने से बैठे हैं। एक हमारे जो है वो 80 साल का बुढ़ा बेचारा आज मरणासन पे है, अनशन पे बैठा है। तो ये चीजें ये नहीं सुनेंगे, इनके लिए वही वापस
पाकिस्तान जैसा कोई बड़ा बम फोड़ना पड़ेगा या बड़ी स्केल पे कोई योजना बनानी पड़ेगी उस टाइप की। हम शांति प्रिय आदमी है। हाँ हाँ, क्या नहीं करेंगे, अपना भारत देश तो नहीं होगा ऐसा। शांति और नहीं, लेकिन सर से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा सर? आप अपनी बात को रखिए। और फिर मेरे साथ में थिंक टैंक जुड़े हुए हैं सुवालाल जी नॉर्थ ईस्ट से, तो हम करीब करीब उनसे जोड़ेंगे। चंदन सिंह जी काफी लेट जुड़े हैं, इसलिए कितना। हाँ, बीपी सिंह जी आप अपनी बात को रखिए, कितनी अपनी बात पे क्या जोड़ना चाहे। विद्वान लोगों की अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है। मैं तो इसमें ज्यादा दखल लगता नहीं, इसलिए बाकी लोगों को सुनते हैं। आप गांवों की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए ये बातें गांव तक पहुंचाइए, ये हमारा निवेदन है। ग्राम पंचायतें और उसके अंदर ये बात करिए। एक एनर्जी का सीधी लाइन है, एनर्जी की बहुत कमी है देश में। एनर्जी के बिना कैसे जीवन जिया जा सके, लाइफ स्टाइल में क्या करना है गांव के लोगों को, और कृषि आधारित सिस्टम के अंदर हम एनर्जी कैसे डेवलप कर पाए, ये हमारी बात गांव तक पहुंचे, ऐसा चाह रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी इंडस्ट्री को तो काम आ रही है, चाहे एटम से करे, चाहे सोलर से करे, चाहे कोयले से करे। ये एनर्जी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनमें तो काम आ जाएगी। लेकिन किसान के किसी पर्पज में जिसकी इनकम बढ़ाने में आए या ऐसा कुछ आए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े गोदाम है, उनका एसी लगाने के अंदर इनकी एनर्जी काम आ जाएगी। आपसे खरीदा हुआ अनाज वहां सुरक्षित रहेगा, लोगों को बांटेंगे, ये सारी व्यवस्था है। लेकिन इसके अंदर कौन है हमारा किसान क्या कर सकता है इसमें? नहीं, इसको किसान आप कर क्या एनर्जी के सकता है? ऊपर आप अपना करो कि लोगों को एनर्जी के बिना जीने की आदत बनाए, या तो इन बीमारियों से दूर हो, या उस एनर्जी, ये तो एनर्जी देंगे नहीं, जो एनर्जी पैदा करेंगे आपको नहीं मिलेगी। आपको बड़ी मुश्किल से 2 घंटे की बिजली की लाइट मिलेगी, वो आप ले ले तो ले ले, वो आउल्ला करके आधे तार जोड़ करके। आपको मिलना जुलना एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। बिना एनर्जी की लाइफ स्टाइल किसान जीना सीखे, या तो चाहे ऑयल हो। अब ऑयल के मामले में भी हम फंसे हुए हैं ना, ट्रैक्टर चला करके हैं, लेकिन अब क्या कर ले, हमारे पास तो कोई साधन नहीं। ये जो भाव दे वो लेना पड़ता है। बिना एनर्जी के कैसे संभव है? वो तो चाहिए सोचना है। हम लोग जो इकट्ठे होते हैं थिंक टैंक है, अब सुवालाल जी भी कुछ इस पे अपनी बात रखेंगे। हम लोग जो सोचते हैं उसी लाइन पे सोचते हैं कि भाई कहीं हम इसके बाद में करें। फिर धर्मेंद्र जी और भी साथी जुड़े हुए हैं, तो इसको आप चिंतन में लेकर के गांव के ऊपर सवाल को तो दागो कि भैया जो पैदा हो रही है वो तो वहां जाएगी, तुम्हारा पैसा लगेगा, खान खुदेगी, ऑयल निकलेगा, कुछ भी निकला तुम्हारे कोई काम का नहीं। तुम वहां चौकीदार की नौकरी कर लेना, इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ आना जाना नहीं। अब राज वालों एनर्जी पैदा हो गई, जाएगी किसके, जाएगी वहां उनकी फैक्ट्री इंडस्ट्री उनके पास। तो ये व्यवस्था तो है। चौकीदारी के तो 2-4 मिलते हैं। मैंने भी 2-4 ये सोलर प्लांट लगाए हैं। 2-4 सोलर प्लांट लगाए, उसमें बहुत कम है, 2-4 आदमी, 5-4 आदमी पड़ते हैं उसको धुलाई के लिए, वरना 2-3 आदमियों का ही काम है। 100-150 एकड़ जमीन होगी, आपकी जमीन होगी, उस पे सोलर लगेगा, आपको खेती से वंचित किया जाएगा, बिजली पैदा की जाएगी, वो बिजली किसी और के काम आएगी। ये व्यवस्था तो है। इसके अंदर हम ज्यादा कुछ क्या कर सकते हैं, जैसा है इस देश के अंदर जो भी ढांचा हमारे है उसको किस तरीके से टैकल करें, क्या करें, यही तो चिंतन के विषय। इसलिए तो हम इकट्ठे होते हैं। सुवालाल जी आप प्लीज गाइड करिए हमें। 10 मिनट आपके पूरे हैं और 2 मिनट में मैं कोई और साथी आएंगे, 4 मिनट बचेंगे, कुछ 12 मिनट है मेरे पास में। सुवालाल जी 7-8 मिनट में अपनी बात को। सुवालाल जी। थैंक यू। गाइड तो क्या करना, अब तो सभी गाइड ही हो। देखिए ऐसा है कि मेरे पास से बोलने के लिए तो खाली जो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है इस पर ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एरिया में जो अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, चाइना को काउंटर करना है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी एक हेजेमनी एस्टेब्लिश करनी है, तो इंडिया को अमेरिका के साथ होना ही पड़ता है और कोई इसमें दो राय नहीं है। अमेरिका बिना इंडिया के भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इंडिया क्या है कि इस अमेरिका के इंटरेस्ट
को में हेल्प कर रहा है और बाकी मिलने वाला कुछ नहीं है। इंडिया को जो जनता के पर्सपेक्टिव लोगों के संदर्भ में देखा जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है आम आदमी के संदर्भ में। हाँ, कॉरपोरेट को मिल जाएगा और क्योंकि ये दरअसल दुनिया भर के कॉरपोरेट के ही एजेंडे होते हैं जो ट्रेड के नाम पर वेपन करते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये टूरिज्म है वो तो एक नाम का है। बाकी देखिए स्थिति ये है अंडमान निकोबार की, या तो आप इस प्रोजेक्ट को लागू कर दीजिए तो फिर निकोबार को भूल जाइए, निकोबार कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसका 1 साल की कॉस्ट ही 4,000 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। अभी ये 72,000 करोड़ रुपए रखा है और अभी ये 80,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 साल में ही 4,000 करोड़ रुपए बढ़ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रोजेक्ट कितना विनाशकारी है। तो आप निकोबार, ग्रेटर निकोबार को भूल जाना है, वो एक तरीके से वाइप आउट ही हो जाएगा। एक जो बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशियन और इधर जो सेंटर में लोकेशन है, तो ये ग्रेटर निकोबार खत्म ही हो जाएगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो दायरा है वो 160 किलोमीटर है और इस 160 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 130 किलोमीटर का तो एक तरीके से ये ट्रेड हब बनेगा, पोर्ट है, ये कोस्टल एरिया में ही बनेगा 130 किलोमीटर। और स्थिति यह है कि कोई 1 मिलियन ट्रीज जो है पेड़, 10 लाख पेड़ों की कटिंग होगी और पिछले 2.5 साल में ये निर्धारित नहीं हो पाया कि कितने पेड़ कटेंगे और ये पेड़ काटना है और वहां से हटाने में ही 2 साल का समय लगेगा और 1 दर्जन कंपनियां इसमें कूद पड़ी है, उनको लालच है और लालच ये दिया गया है कि आप पेड़ काटिए और जो सॉफ्ट वुड है उसको आप बायोमास के रूप में आप फ्यूल बनाए, मतलब बायोफ्यूल बनाए बायोमास के रूप में पावर। इसलिए वहां पर एक पावर गैस प्लांट भी प्रपोज किया है कि ताकि वहां का जो कटा हुआ जो बायोमास होगा, पेड़ पौधे वगैरह, वो वहीं पर एक बायोगैस के रूप में गैस पावर प्लांट हो। दरअसल ये सिर्फ एक दिखावा है, बाकी जो वहाँ गैस है, रिजर्व गैस है, उस पर हमारे अडानी अंबानी की नजर है, वो है। और जो कंपनियां ठेके ले रही है पेड़ काटने के, 10 लाख पेड़ काटने के, उनमें आधी कंपनियां तो यही है जो अडानी अंबानी से जुड़ी हुई है। बाकी सरकारी कंपनियां भी है नाम के लिए, जैसे राइट्स है और ये कोंकण रेलवे है और भी है। तो आप ये स्थिति से अंदाज लगा लीजिए कि अभी इंडिया सरकार है वो अंडमान निकोबार से 40,000 पेड़ सालाना काटती है लकड़ी के लिए, 40,000 पेड़ सालाना काटती है। अब अगर ये 10 लाख पेड़ को काटना है तो इसका मतलब ये है कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट आया था, शेखर सिंह कमीशन बैठाया था कि पेड़ काटना है और पेड़ काटने के बदले में पेड़ लगाना है। तो आप सोचिए कि 2 साल तो पेड़ काटने में ही लगेंगे, फिर कब पेड़ लगाए जाएंगे। और जब इतने लेवल पर 2002 की जो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है, कमीशन बैठाया था, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जिस अंडमान निकोबार हो या ट्राइबल एरियाज हो, कोस्टल एरियाज हो या जो भी हिल एरियाज है जहाँ पर लार्ज स्केल में पेड़ कटते हैं,
तो उनका रीजनरेशन होना जरूरी है। रीजनरेशन होने के लिए 1 दशक का टाइम चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब तक रीजनरेशन नहीं हो, मतलब एक पेड़ के बदले दूसरा पेड़ नहीं लगाया जाए, तब तक वहां पर कोई प्रोजेक्ट लागू ही नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क ही नहीं होगा। तो आप सोचिए कैसे हो रहा है। और दूसरा यह है कि ये प्रोजेक्ट नीति आयोग लागू कर रहा है। नीति आयोग को कौन सा पावर अधिकार दे दिया गया है कि वो प्रोजेक्ट खुद ही लागू करे। ये पहली बार हो रहा है कि नीति आयोग कोई प्रोजेक्ट खुद ही लागू कर रहा है और सारी एजेंसियां अपने कंट्रोल में ले रखी है। अंडमान निकोबार का मैं जो इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं, जो संसद में हुआ स्वालाल जी, 12 तारीख को क्वेश्चन नंबर 136 आया। ये शायद इसका लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का क्वेश्चन नंबर 136 आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको रूपचंद जी, या आपके लिए मैं कह रहा हूं। इसके अंदर जब ये सवाल उठाया तो इन्होंने कहा जोरबा और कुछ ऐसी आदिवासी जो हैं वो लोग सुनामी के कारण से वहां से शिफ्ट हो गए, वो चाहते हैं कि हमें वहां वापस शिफ्ट किया जाए और हमें वो जमीन जो है हमारी थी, तो तुम ऐसे कैसे दूसरों को दे रहे हो, कर दे हो। तो मंत्री ने जवाब दिया कि ये तो कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है। तब बात ऊपर आई कि भाई आर्टिकल 121 और दूसरा जो है पार्लियामेंट की जो रूलिंग है वो ये है कि आप किसी जज की भर्त्सना नहीं कर सकते। बाकी पार्लियामेंट किसी मुद्दे पे चाहे कोर्ट में चल रहा है डिस्कशन कर सकता है, लेकिन नहीं किया इन्होंने जबरदस्ती। और वहां के जो लोग थे उन लोगों ने काफी दिनों से हड़ताल वगैरह, वो तो आदिवासी टाइप ऐसे हैं, वो जोरबा वगैरह वो है, नंगे घूमते हैं, इस तरीके से हैं। तो सांसद कौन सा था ये तो मुझे याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 है, राज्यसभा का है, 12 तारीख है। जब आप टाइप करोगे इसको पढ़ोगे रूपचंद जी, तो मैं आपको नहीं हुआ तो भेज दूंगा, मेरे पास शायद अवेलेबल होगा। तो ये जो पेड़ कटने वाली स्वालाल जी ने बात जोड़ी और एनवायरमेंट के लोगों के पास में ये है, कोर्ट में जैसे सब जुडिस है इस मैटर को देख करके, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। अच्छा, मेरे एक समझ में नहीं आई स्वालाल जी, ये टाउनशिप क्यों कर रहे हैं? टाउनशिप का मायना अमेरिका के लोगों को रहने की जगह कर रहे हैं, क्या है? टाउनशिप का चौथा प्रोजेक्ट टाउनशिप है इनकी, तो वो क्या क्या मतलब है उसका? शेर बसा रहे हैं उसमें, क्या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो कंपनियां जो वहाँ इन्वेस्ट करेगी या जो भी खर्चा करके काम करेगी, उनके ऑफिसर है, उनके दोस्त है, वो कहाँ रहेंगे? तो एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाया जा रहा है। तो ये लगभग हर जगह बनता है ऐसा, जिस लेवल पर ये प्रोजेक्ट है। 160 किलोमीटर का ये एरिया कवर कर रहा है और इसको देख के तो टाउनशिप तो बनना है। और टाउनशिप बनाने का मतलब यही है कि जो मतलब कि ये कंपनियों को पूरा अधिकार रहेगा कि वो अपनी जो भी मशीनरी है, उनका सुरक्षा के जो है उपकरण जो है, सब वो वहां पर यूज कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि जो ग्रेटर निकोबार के जो जनजाति जो सुनामी के टाइम में वहां से वॉलेंटरी रूप से निकल गई थी, वो आज तक वापस नहीं बची है। और उसी एरिया को ही ये कवर कर रहा है टाउनशिप बनाने के नाम पर, ताकि और यही है कि ये प्रोजेक्ट इतना जल्दी में लाया जा रहा है। और ये इसलिए भी लाया जा रहा है कि एक ये बहाना बनाया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से चाइना है वो इंडियन ओशियन में अपना इस प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा है और इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और ये है कि ये अमेरिका का पूरा इसमें हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप है। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जंप हो चुका है, जापान भी है इसमें शामिल। तो ये सिर्फ भारत का ही के नजरिए से मत देखिएगा, ये पूरा एक तरीके से ग्लोबल कॉरपोरेट कंपनियां है, फ्रांस है वो भी शामिल है इसमें। ये तो सिर्फ भारत का जो अंडमान निकोबार है उसका यूज कर रही है मल्टीनेशनल कंपनियां। और ये देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और दुनिया में एक तरीके से जो पुराने जो ट्राइबल बचे हैं अफ्रीकन ओरिजिन, वो सिर्फ यही बचे हैं। बाकी
साउथ अब ईस्ट 3 एशिया मिनट बच रहे हैं, सॉरी जवाहरलाल जी, 3 मिनट में कोई अपनी कोई बात किसी की पेंडिंग रह गई हो तो एक एक मिनट में अपनी बात को सम अप कर दें। किसी साथी की कोई हो जिज्ञासा के साथ हम इसमें जो भी। हाँ धर्मेंद्र जी, आप रखिए अपनी बात को। आप सब लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, इसलिए मैं बात तो क्या रखूं, इतना नॉलेज नहीं है। एक प्रश्न है मेरा, आपके किसी के दिमाग में इन सारी समस्याओं का समाधान यदि कोई आता है तो सुझाने की कृपा करें, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। बस यही कहना है मेरा। तो आपने बहुत बड़ा जॉब दे दिया कि इधर एनवायरमेंट वाले लोग लड़ाई लड़के थक के बैठ चुके हैं। कॉरपोरेट की इस आंधी में बहुत बड़े संघर्ष हैं, सिवाय सत्ता परिवर्तन के, और वहां संसद पे कब्जा करके, नीति आयोग को कब्जा करके और उसको कब्जा करके, वो आदमियों के समझ में आती नहीं। जाति धर्म पे ये लुटावा देश है और इसी माइंडसेट से लोग जीने के आदी हो गए हैं। गुलामी हमारे खून में पेनिट्रेट हो चुकी है। जब तक हम खेती से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित पार्लियामेंट नहीं बना पाते हैं, तब तक ये नाटक पूरा कॉर्पोरेट ओरिएंटेड ही रहेगा, ऐसा मेरा सोच है। और कोई साथी इसमें इन्होंने जैसा सवाल उठाया, कोई इस पे सुझाव वाली बात रखें तो 2 मिनट मेरे पास है, क्यों रिकॉर्ड सेशन है। इसके लिए कोई प्लान, कोई साथी और कुछ कहना चाहे? नहीं, ये जो आपने समाधान बताया इसके लिए कोई प्लान तो हमारे पास तो क्या, ज्ञान के अवेयरनेस के सिवाय कुछ नहीं। दुनिया जागे तो बस ठीक है। आधा मैदान में तो वोट उन लोगों को दो जो पर्यावरण बचा रहे हैं, वोट उन लोगों को दो जो कृषि बचा रहे हैं, वोट उन लोगों को दो जो एनर्जी का मिसयूज करने वाले लोग हैं, उनसे हटके कोई कुछ कर रहा हो। क्योंकि एनर्जी जड़ है, दुनिया को जीने के लिए एनर्जी जड़ है, और एनर्जी के ऊपर हमें बड़ा केंद्रित माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, बाकी कोई विकल्प दिखता नहीं। और कोई 1 मिनट और है, कोई साथी कहना चाहे तो ठीक है। फिर आप सबके आने का अच्छी सार्थक हमारी चर्चा रही, और नेपाल सिंह जी के कारण से और भी हमने कुछ बातें नहीं जानी। और आप भी संसद पे अपने केंद्रित रहें, और रूपचंद जी से निवेदन के क्वेश्चन नंबर राज्यसभा 136 12 तारीख है, मैं भेजूंगा, आप भी पढ़िएगा। धन्यवाद। मेरे लिखा हुआ आ गया शेड्यूल अनदर टाइम, दूसरा टाइम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।